कॉपीकैट मार्केटिंग 101 अध्याय 1। हम कॉपीकैटों के संसार में रहते हैं। अपने बड़ों की बात सुनने के प्रति बच्चे कभी गंभीर नहीं होते हैं, परंतु उनकी नकल करने में वे माहिर होते हैं। जेम्स बाल्डविन, लेखक। बचपन में मैंने जो पहली किताब पढ़ी वह थी चुटकुलों की पुस्तक। एक जो अभी भी मुझे याद है, जो मुझे और मेरे एक मित्र को परेशान करता था। पैसे से ही पैसा आता है, तुम्हें केवल डिजाइन की नकल सही तरीके से करनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था कि यह एक बहुत बढ़िया चुटकुला था, सही है ना? लेकिन विचार अति गंभीर है। संपत्ति अर्जित करने हेतु कॉपीकैट करने के लिए हम तरीके क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? इस संबंध में सोचिए। हम अपने जीवन में सभी चीजों की कॉपीकैट करते हैं, सही है ना? लेकिन एक चीज की कॉपीकैट करना अधिकांश लोग संपत्ति अर्जित के तरीके की कॉपीकैट नहीं कर सके। यह सत्य है कि हम सब कॉपीकैटिंग में कुशल हैं। हम में से प्रत्येक में विभिन्न योग्यताएं होती है जो हमें एक अलग इंसान बनाती है। कुछ लोग अच्छे नर्तक होते हैं, जबकि कुछ लोग ठीक से नाच नहीं सकते। हम में से कुछ अच्छे चित्रकार होते हैं, जबकि औरों को चित्र बनाना एक कठिन काम लगता है। हम में से कुछ अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जबकि अन्य सीधे चल नहीं पाते। लेकिन हम में से प्रत्येक में एक चीज अच्छी होती है, बिना किसी अपवाद के, वह है कॉपीकैटिंग। कभी आपने सोचा है कि हम कॉपीकैटिंग में कितने माहिर हैं? जब कॉपीकैटिंग का समय आता है तो हम सबको यह प्रकृति का उपहार है। हम कॉपीकैटिंग में माहिर हैं, भले ही हम कहीं भी रहते हों या भले ही व्यक्तिगत तौर पर हमारी योग्यता कुछ भी हो, पर कॉपीकैटिंग एक विशेष गुण है जो हम सब का है। एक चीज में हम माहिर हैं, वह है कॉपीकैटिंग। तो फिर संपत्ति अर्जित करने के तरीके की कॉपीकैटिंग अभी तक हम क्यों नहीं कर सके? बचपन से मरण तक कॉपीकैटिंग करते हैं। हमारे जन्म के दिन से ही कॉपीकैटिंग प्रारंभ हो जाती है। हमारी मातृभाषा की, भोजन की, बाल बनाने के तरीके की, चलने के तरीके की, सजने संवरने के तरीके की हम कॉपीकैटिंग करते हैं। जब हम स्कूल में जाते हैं तो हम अक्षरों की नकल करके पढ़ना लिखना सीखते हैं। यदि आप पश्चिम सभ्यता में जन्मे हैं तो आप पेज के बाएं से दाईं ओर लिखने की पद्धति नकल करते हैं। यदि आप एशिया क्षेत्र के कुछ हिस्सों में जन्मे हैं तो आप दाईं से बाईं ओर लिखने की पद्धति नकल करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम नकल करके कार चलाना सीखते हैं, सही है न? कैसे बैक मिरर देखना चाहिए, मुड़ने का निर्देश वाला सिग्नल होने पर मुड़ना, स्पीड लिमिट के अनुसार ट्रैक्टर है, सही है न? कैसे बैक मिरर देखना चाहिए, मुड़ने का निर्देश वाला सिग्नल होने पर मुड़ना, स्पीड लिमिट के अनुसार ड्राइव करना और आवश्यकता अनुसार रुकना कैसे चाहिए, यह सब हमें हमारा इंस्ट्रक्टर ही बताता है। अपने इंस्ट्रक्टर की कॉपीकैटिंग यानी नकल में हम जितने अच्छे होते हैं उतनी ही आसानी से हम ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेते हैं। जैसा देश वैसा भेष। अपने आसपास के लोगों की नकल में हम बहुत अच्छे होते हैं। हमें उस समय आश्चर्य होता है जब हम विभिन्न सभ्यताओं के लोगों को अनुकरण अपने आसपास देखते हैं। मुहावरे का भी यही अर्थ है, जैसा देश वैसा वेश। यह एक सामान्य सी बात है कि विभिन्न सभ्यताओं का हम आदर करते हैं। विशेषकर जब हम किसी दूसरे देश के दौरे पर होते हैं तो हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं। लेकिन करने की अपेक्षा कहना आसान होता है। अपने आसपास के रिवाजों की एक में हम इतने माहिर होते हैं और जब हमें यह पता चलता है कि दूसरे हमारे रिवाजों का अनुकरण कर रहे हैं तो हमें आश्चर्य होता है। अपने विश्व में टीवी दर्शकों के मनचाहे स्नैक्स की एक छोटी सी सूची से मेरा मंतव्य स्पष्ट हो जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स पॉपकॉर्न, चीन चिकन फीट, जापान टी सैंडविच, मैक्सिको ईयर ऑफ रोस्टेड कार्न, भारत मटन सैंडविच, कोरिया सन ड्राइड स्क्विड। क्या आप सोच सकते हैं कि वे उसे कैसे खा पाते होंगे? सन ड्राइड स्क्विड, चिकन फीट। लेकिन सोचिए, यदि आप कोरिया में पले बड़े हुए हों तो टीवी देखते समय आप क्या खा रहे होंगे? सही है, सन ड्राइड स्क्विड। काम करने के तरीके में नकल, यही मेरा मुद्दा है। विभिन्न संस्कृतियों के बीच बहुत सारे अंतर होते हैं, लेकिन प्रत्येक में एक चीज सामान्य होती है, वह है
जिस संस्कृति से हम संबंधित होते हैं उसको हम नकल करते हैं। हम इतना ज्यादा नकल करते हैं कि हम उसे खास महत्व दिए बिना स्वीकार कर लेते हैं। नकल की व्यापकता इतनी प्रचुर है कि सांस लेने के बाद यह हमें प्रकृति का दूसरा उपहार है। अतः मैं पुनः आपसे पूछता हूँ कि संपत्ति अर्जित करने के तरीके की नकल अभी तक हम क्यों नहीं कर सके। यह गलत नहीं है कि सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका मनुष्य को ज्ञात है, वह है नकल। हमारे जीवन की छोटी सी बात से लेकर बड़ी बात जो हमारे निर्णयों को बदलती है, पर नकल का बहुत अधिक प्रभाव होता है। उदाहरण के लिए, हम अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा भाग अपनी नौकरी करने में गुजार देते हैं। कभी आपने यह सोचा है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उसे आपने कैसे सीखा? कंप्यूटर पर पत्र बनाना आपने कैसे सीखा? आपने कैसे जाना कि काम पर जाते समय क्या पहनना है? और जो नए लोग आते हैं उन्हें काम करना आप कैसे सिखाते हैं? क्या यह सही नहीं है कि नकल करके जो आपने सीखा है उसे ही आप सिखाते हैं? मनोवैज्ञानिक इसे मॉडलिंग और मिररिंग कहते हैं, लेकिन विशेषज्ञ के रूप में मैं इसे नकल कहता हूँ। इस पर कोई विवाद नहीं है कि हम जन्म से लेकर मरण तक नकल करते रहते हैं, क्योंकि नकल करना आसान है। हर बार हमें शुरुआत आरंभ से नहीं करनी पड़ती, यह काम करता है और हम इसमें माहिर होते हैं। एक मुहावरा है, बंदर नकलची होता है, के अनुरूप ही मनुष्य भी जैसा देखते हैं वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम नकलों के संसार में रहते हैं। यदि इस संसार का प्रत्येक प्राणी किसी एक काम में माहिर है तो वह है नकल। काम की नकल का संक्षेप है। हजारों साल पहले किसान के बच्चे अपने माता पिता की नकल कर किसान बने, मोची के बच्चे मोची बने। इसलिए हमारे उपनाम हमारे व्यापार के अनुरूप रखे गए, जैसे फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर आदि। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप फार्मर, स्मिथ, कारपेंटर, टेलर जैसे उपनाम वाले लाखों बच्चे अपने पुश्तैनी व्यापार से अलग हो गए और वे शहरों में काम की नई धारणा की नकल करने लगे। काम की नौकरी पुश्तों से अच्छी तरह से होती रही है, विशेषकर अमेरिका में जो औद्योगिक क्रांति का अग्रणी रहा है। 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध 2 विश्व युद्धों व पिछड़ेपन का साक्षी रहा है। बहुत से लोगों ने अपने परिवार और मित्रों की नकल की और 9 से 5 बजे की नौकरी से खुश रहे। और जब तक लोगों की अपेक्षाएं उनके जीवन स्तर से आगे नहीं निकल गई, तब तक लोग जिन्हें नौकरी मिलनी जारी रही खुश रहे। और जब तक लोगों की अपेक्षाएं उनके जीवन स्तर से आगे नहीं निकल गई, तब तक लोग जिन्हें नौकरी मिलनी जारी रही वे मानसिक तौर पर उन्हें जो कुछ मिल रहा है उससे संतुष्ट होते हैं। नकल करने से पहले जरा सोचें, हमारे जीवन में बहुत सारी बातों के अनुरूप नकल का भी एक कमजोर पक्ष है। हमने किसी चीज की नकल की तो इसका मतलब यह नहीं कि वह ठीक ही हो या दक्ष ही हो या उत्पादक हो। दुर्भाग्यवश अक्सर नकल करने से हमारे विचार की क्षमता में गिरावट आती है। मेन स्ट्रीट स्थित एक दुकानदार की कहानी मुझे याद आ रही है, जिसने बाबा आदम के जमाने की घड़ी दुकान की खिड़की में लगा रखी थी। कुछ सालों बाद दुकानदार ने पाया कि एक सभ्य आदमी प्रतिदिन दोपहर को दुकान के सामने आकर उस पुरानी घड़ी के सामने ठहर जाता और जेब से अपनी घड़ी निकालकर सावधानी से दुकानदार दौड़कर दुकान से उसके पास गया और उसने पूछा कि प्रतिदिन आप अपनी घड़ी का समय क्यों मिलाते हैं? मुस्कुराकर उस आदमी ने जवाब दिया, मैं शहर की कंपनी का फोरमैन हूँ। प्रतिदिन शाम को 5 बजे मैं काम समापन की सीटी बजाता हूँ और मैं चाहता हूँ कि यह काम रोज सही वक्त पर हो। वृद्ध दुकानदार बड़े आश्चर्य से उसे देखता रहा और जोर जोर से हंसने लगा। वह आदमी पीछे हटा और उसने गुस्से से कहा, इसमें हंसने की क्या बात है? मुझे क्षमा कीजिएगा, दुकानदार ने कहा, आपको क्रोधित करना मेरा मतलब नहीं है, लेकिन परस्पर मुझे हंसी आ गई। इतने सालों से मैं इस घड़ी का समय आपकी 5 बजे की सीटी से मिलाता रहता हूँ। नकल के कमजोर पहलू का यह एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी कॉपी करते हैं और अधिकांशतः हम यह समझते हैं कि लोग सही काम की नकल कर रहे हैं।
मैं स्पष्ट करूंगा। उदाहरण एक उत्कृष्ट उदाहरण है। हम दूसरों की नकल करते हैं, दूसरे हमारी कॉपी करते हैं और अधिकांशतः हम यह समझते हैं कि लोग सही काम की नकल कर रहे हैं। मैं स्पष्ट करूंगा, हम धारणा बना लेते हैं कि हम सही लोगों की कॉपी कर रहे हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम कोई काम बिना यह सोचे करने लगते हैं कि इसे हमें क्यों करना है, तो क्या होता है? मुझे लगता है कि बहुत से लोग यह मानते हैं कि संपत्ति अर्जन करने का तरीका नौकरी करना है, जबकि वास्तव में नौकरी से वास्तविक संपत्ति नहीं अर्जित होती है। नौकरी से अस्थायी आमदनी होती है और इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। काम की नकल का आइए पुनः निरीक्षण करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है, सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका मनुष्यों को ज्ञात है, वह है नकल करना। लेकिन हर बार हमें मुड़कर अपनी समझ को जांचना व परखना होगा कि हम क्या अब तक इस अध्याय में मैं अक्सर एक प्रश्न पूछता रहा हूँ कि संपत्ति अर्जित करने के तरीके की नकल हम अभी तक क्यों नहीं कर सके। उत्तर स्पष्ट है। संपत्ति अर्जन ट्रैक के स्थान पर हम में से अधिकांश लोग नौकरों की नकल करते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग यह मानते हैं कि उनके सपनों को साकार करने के लिए नौकरी ही केवल एकमात्र तरीका है। नौकरी के विकल्पों से वे अनभिज्ञ होते हैं। शायद वे यह विश्वास नहीं करते हो कि संपत्ति के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं, अथवा नियमित नौकरी के अलावा अन्य तरीके से वास्तविक संपत्ति को अर्जित करने में वे स्वयं को असक्षम पाते हैं। कारण जो भी हो, परिणाम वही है। अधिकांश लोग 5% के स्थान पर 95% में आते हैं, क्योंकि वे नौकरी के तरीके की नकल करते हैं और वास्तविक संपत्ति के स्थान पर अस्थायी आमदनी को प्राप्त करते हैं। लेकिन आपके की और वास्तविक संपत्ति के स्थान पर अस्थायी आमदनी को प्राप्त करते हैं। लेकिन आपके बारे में क्या है? नकल के लिए आप किसका चयन कर रहे हैं? क्या आप 95% लोगों की तरह ही होना चाहते हैं जो नौकरी के तरीके की नकल करते हैं, या आप 5% की तरह होना चाहते हैं जो संपत्ति अर्जन के तरीके की नकल करते हैं? अपने अनुमानों से बचें। एक होशियार आदमी के अवलोकन के अनुसार आपका दिमाग पैराशूट की तरह होता है जो केवल खुलने पर ही कार्य करता है। आज पहले की अपेक्षा हमें अपने दिमाग को खुला रखने की जरूरत है और यह जानना है कि नौकरी केवल आय अर्जन का एक जरिया है, न कि संपत्ति अर्जन का। मेरा मानना है कि यदि लोग अपने जीवन में आगे बढ़ने के प्रति गंभीर हैं, उन्हें जो कुछ मिल रहा है उससे संतुष्ट होने की बजाय उन्हें अपने अनुमानों से बचना होगा और संपत्ति अर्जन के वैकल्पिक को खुला रखना होगा। मेरा मानना है कि 95% लोग, अर्थात जो लोग नौकरी लिखे दरवाजे से प्रवेश करते हैं, पुनः उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां से वे चले थे। मेरा मानना है कि यदि हम अपने परिणामों को प्राप्त करने तथा 5% में आने के प्रति वास्तव में इच्छुक हैं, तो हमें उन दरवाजों से प्रवेश करना होगा जो संपत्ति अर्जन के हों। अगले अध्याय में हम आमदनी अर्जन और संपत्ति अर्जन के मध्य स्थित अंतर पर गहराई से चर्चा करेंगे और हम सीखेंगे कि पहले की अपेक्षा आज वास्तविक संपत्ति प्राप्त करना क्यों ज्यादा आसान है। अध्याय 2, वास्तविक संपत्ति क्या है? संपत्तिवान होने का क्या अर्थ है? मेरा मतलब वास्तविक संपत्ति से है। निश्चय ही संपत्ति का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न चीजों से होगा। इसलिए चीजों को खरीदने की क्षमता होना ही संपत्ति नहीं है, लेकिन यह इसका एक अच्छा पहलू है। मेरे लिए वास्तविक संपत्ति स्वतंत्रता का एक पर्याय है। संपत्ति के संदर्भ में मेरी निजी परिभाषा है और मैं समझता हूं कि संपत्ति के बहुत से लाभों को यह आवृत करती है। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं, जब भी करना चाहते हैं, उस हेतु पर्याप्त धन व समय का होना ही संपत्ति है। क्या आप समझते हैं कि बिल गेट्स, जो अरबपति है, माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी नौकरी कर रहे हैं क्योंकि वह वैसा चाहते हैं? मैं समझता हूं कि यह कहना उचित होगा कि वह जो करना चाहते हैं उसके लिए बिल गेट्स ने वास्तविक संपत्ति का अर्जन किया है, न कि केवल आमदनी का। संक्षेप में, स्वतंत्रता ही वास्तविक संपत्ति है। संपत्ति का अर्थ है
चयन की स्वतंत्रता ही वास्तविक संपत्ति है। संपत्ति का अर्थ है चयन की स्वतंत्रता। चक फिनी भी बिल गेट्स के साथ आर्थिक बराबरी पर है। विश्व भर में एयरपोर्टों पर सैकड़ों ड्यूटी फ्री दुकानों के संस्थापक के रूप में वे जाने जाते हैं। फिनी अरबपति है? नहीं, वे अरबपति थे। वर्ष 1984 में फिनी ने अपनी 3.5 बिलियन संपत्ति का 95.5% हिस्सा एक धर्मार्थ संस्था को दान दे दिया। आज महत्वपूर्ण कार्यों हेतु वह अपने समय और धन का दान विश्व भर में कर रहे हैं। अपने धन और समय का उपयोग करने की स्वतंत्रता ही वास्तविक संपत्ति है। इसे बिल गेट्स और फिनी दोनों ने समझ लिया था। अधिक संपत्ति अर्जन में गेट्स अपने समय का उपयोग कर रहे हैं, जबकि अपनी संपत्ति को व्यय करने में अपने समय का उपयोग फिनी कर रहे हैं। दो अलग बातों का चयन करने पर भी सदुपयोग करें। अधिकांश लोग समझते हैं कि चीजों को खरीदने के लिए बहुत सारे धन का होना ही वास्तविक संपत्ति है, लेकिन चतुर मनुष्य जानते हैं कि वास्तविक संपत्ति चीजों को खरीदने के लिए क्षमता होना नहीं है, वरना आप क्या करना चाहते हैं उसके लिए ज्यादा समय का होना है। इस विषय में सोचें। जब आप बूढ़े हो चुके होंगे, किसी अस्पताल के बगीचे में बैठे होंगे और आपने अपना जीवन किस तरह से बिताया, इस संदर्भ में विचार कर रहे होंगे, तो आपको सर्वाधिक दुख इस बात का होगा, अत्यधिक महंगा घर खरीद न पाने का, या जब आपके बच्चे छोटे थे तब उनके साथ समय न व्यतीत करने का। आपको सर्वाधिक दुख किस बात का होगा? कार्यालय में पदोन्नति हेतु रात दिन काम न कर पाने का, या अपने माता पिता और मित्रों के साथ समय व्यतीत न कर पाने का, जबकि उनकी चाहत यह रही हो। समय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है। स्वर्ण या अपने माता पिता और मित्रों के साथ समय व्यतीत न कर पाने का, जबकि उनकी चाहत यह रही हो। समय हमारे लिए एक महत्वपूर्ण वस्तु है, स्वर्ण से भी ज्यादा कीमती, क्योंकि हर बार यह व्यतीत हो गया जो आप पुनः इसे नहीं पा सकते। यदि आपकी कार तबाह हो जाए तो आप एक नई कार खरीद सकते हैं। गलत निवेश से आर्थिक नुकसान हो जाए तो आप आगे और अधिक धन कमा सकते हैं, लेकिन एक बार बर्बाद हुए समय को आप पुनः नहीं पा सकते। एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। एक चीनी मुहावरा इसे अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। व्यर्थ में एक क्षण भी बर्बाद करने से बेहतर है कि अपनी सारी संपत्ति खाई में फेंक दो। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो चाहें जब चाहें उसे करने के लिए पर्याप्त धन व समय का होना ही वास्तविक संपत्ति है। बिना किसी शंका के यह स्पष्ट है कि आप अपने समय को कैसे व्यतीत करें। क्या आपने कभी परिश्रम करने वाले डॉक्टर या वकील को $1.5 लाख प्रति वर्ष से ज्यादा कमाते देखा है? वे स्वयं को मकड़ जाल में फंसा पाते हैं। क्या वे वास्तविक संपत्ति का अर्जन कर रहे हैं? संपत्ति अर्जन की मेरी परिभाषा के अनुसार उत्तर है नहीं। मोटी कमाई करने वाले बहुत से पेशेवर लोगों के पास वे जो करना चाहते हैं और जो खरीदना चाहते हैं उनके लिए धन होता है, परंतु बहुतों के पास समय नहीं होता, क्योंकि उन्हें दिन रात अपने कार्य में व्यस्त रहना पड़ता है। वास्तविकता यह है कि अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें आमदनी करनी होती है। लोग जो अपने कार्य से बंध चुके होते हैं, चाहे वे ज्यादा कमाएं या कम, वे आमदनी अर्जन के शिकार होते हैं, न कि संपत्ति अर्जन के। आमदनी अर्जन से आप धन के लिए अपने समय का व्यापार करने लगते हैं, जिसका अर्थ है जब तक आपसे शिकार होते हैं, न कि संपत्ति अर्जन के। आमदनी अर्जन से आप धन के लिए अपने समय का व्यापार करने लगते हैं, जिसका अर्थ है जब तक आप स्वयं कार्य नहीं करते आप धन नहीं कमा सकते। चाहे वह कचरा बीनने वाला हो जो $5.15 प्रति घंटे कमाए, या एक हृदय चिकित्सक हो जो $5,000 प्रति घंटे कमाए। आमदनी अर्जन एक व्यापार हो जाता है जहां समय को धन के लिए बेचा जाता है। आमदनी अर्जन के अनुसार 10 घंटे कार्य करने का मतलब है 10 घंटे का वेतन। दुर्भाग्यवश आमदनी अर्जन एक नए खत्म होने वाला व्यापार है। इसलिए मैं आमदनी अर्जन को धन के लिए समय का मकड़जाल कहता हूँ। इसका सबसे खराब पहलू यह है कि जब व्यापार रुक जाता है तब आमदनी बंद हो जाती है। तात्पर्य यह है कि यदि श्रमिक बीमार हो जाए
या घायल हो जाए जब आय व्यय के बराबर हो। आइए एक धनी व्यवसायी को देखते हैं। उसे जॉन स्मिथ मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम देते हैं, जिनकी वार्षिक आय $1.5 लाख हो, या सामान्य स्तर के अनुसार $1.5 लाख प्रति वर्ष की आय होना बहुत ज्यादा धन का होना माना जाता है। लेकिन जब अति शिक्षित व्यवसायी अपने जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अपनी आमदनी पर आधारित हो जाए तो वे धन के लिए समय के मकड़जाल का अनचा शिकार हो जाता है। स्थायी आमदनी के गुलाम। डॉक्टर स्मिथ का जीवन स्तर अच्छा है। एक आलीशान कंट्री क्लब का सदस्य बनने, अवकाश के लिए धन की चाह हम में से सबको होगी। इसी प्रकार डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली में भी शायद यह स्वप्न ही होता, परंतु वे इसके लिए बड़ी राशि खर्च करते हैं क्योंकि उन्होंने इसके लिए अपनी स्वतंत्रता गिरवी रख दी है। आपने देखा डॉक्टर स्मिथ की आय अस्थायी है, लेकिन अपनी मृत्यु डाकती है। आपने देखा डॉक्टर स्मिथ की आय अस्थायी है, लेकिन अपनी मर्जी के अनुसार आने जाने की स्वतंत्रता उन्हें नहीं है। वे अपने कार्य में बंध गए हैं क्योंकि वे उस जीवन शैली के गुलाम हो गए हैं, इच्छा हो या नहीं। परंतु डॉक्टर स्मिथ को रोज कार्यालय जाना ही पड़ता है। यदि डॉक्टर स्मिथ नहीं जाते हैं तो उन्हें वेतन नहीं मिलेगा, और यदि डॉक्टर स्मिथ को वेतन नहीं मिलेगा तो वे अपने ऋणों का, कार ऋण का, या क्रेडिट कार्ड बिल का, या स्कूल की फीस का भुगतान नहीं कर सकेंगे। इसलिए शायद पेशेवर लोग हार्ट अटैक का शिकार ज्यादा होते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। घटने का इंतजार करती दुर्घटना। अच्छी आमदनी पैदा करने वाले डॉक्टर का हाल क्या होगा यदि उसके हाथों में गठिया की बीमारी हो जाए और वह काम करने लायक न रह सके, जिससे उसकी आमदनी बंद हो जाएगी। मुख्य मुद्दा यह है, यदि आपने काम करना बंद कर दिया और धन अर्जन न कर सके तो आपका हाल क्या होगा। हम में से अधिकांश के पास यही समस्या होती है। आमदनी अर्जन के साथ यही समस्या होती है, यह अस्थायी होता है। आपने काम करना बंद किया तो आमदनी भी बंद, और यदि नौकरी से प्राप्त होने वाली आमदनी के अलावा आपके पास आमदनी का कोई दूसरा साधन नहीं है तो आप विपत्ति में पड़ जाएंगे। बिजनेस वीक पत्रिका के अनुसार एक औसत कर्मचारी एक घर खरीदने में, कुछ बचत करने में तथा सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ प्राप्त हेतु अपनी, यह एक डरावनी स्थिति है। रेजिडुअल आमदनी द्वारा स्वतंत्रता। यदि आपकी इच्छा नहीं है तो काम पर न जाकर भी यदि आप डॉक्टर स्मिथ की जीवन शैली के अनुसार सभी लाभों का आनंद उठा सके तो क्या यह एक बहुत बड़ी बात नहीं होगी। यह तो आपका सत्य होने वाला दिव्य स्वप्न होगा। क्या यह सही नहीं है? सौभाग्यवश अस्थायी आमदनी के अलावा भी एक प्रकार की आमदनी होती है जिसे रेजिडुअल आमदनी कहा जाता है। अस्थायी आमदनी के विपरीत, चाहे आप काम पर जाएं या न जाएं, पर रेजिडुअल आमदनी से आपको धन की प्राप्ति होती रहती है। धन के लिए समय के मकड़जाल में रेजिडुअल आमदनी नहीं फंसती, क्योंकि यह धन हेतु समय के व्यापार पर निर्भर नहीं है। रेजिडुअल आमदनी कैसे अर्जित होती है, इसके लिए एक दूसरे पेशेवर व्यक्ति का उदाहरण हमें देखना होगा। उसे हम जो जोन्स CPA के नाम से पुकारेंगे। अच्छे व्यापार पर निर्भर नहीं है। रेजिडुअल आमदनी कैसे अर्जित होती है, इसके लिए एक दूसरे पेशेवर व्यक्ति का उदाहरण हमें देखना होगा। उसे हम जो जोन्स CPA के नाम से पुकारेंगे। डॉक्टर स्मिथ की तरह ही श्री जोन्स की प्रैक्टिस भी अच्छी चलती है, लेकिन डॉक्टर स्मिथ के विपरीत श्री जोन्स ने रेजिडुअल आमदनी के महत्व को अच्छी तरह समझा है। अपने 40 वर्षों के करियर में श्री जोन्स ने प्रति वर्ष अपनी आय में से 10% की बचत की और चतुराई से उसका निवेश किया। रिटायर होने पर आज श्री जोन्स के पास म्यूचुअल फंड में निवेश की हुई $1.5 मिलियन की राशि उपलब्ध है, जिस पर प्रतिवर्ष 10% आय होती है। यह उनकी रेजिडुअल आमदनी है, जो डॉक्टर स्मिथ की अस्थायी आमदनी $1.5 लाख के समकक्ष है। हालांकि दोनों ने क्या किया वह तो अलग है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, आप जो आदमी अर्जन का विरोधी है, धन के लिए समय के मकड़जाल की सीमा में नहीं आता, क्योंकि यह लीवरेज की धारणा पर आधारित है। वास्तविक संपत्ति अर्जन करने का एकमात्र तरीका है अपने समय, धन व प्रयासों का सदुपयोग करना।
जिससे 10 घंटे के कार्य में 100 या शायद 1000 घंटे का वेतन मिले। आप जानते ही है कि धनवान और अधिक धनवान हो जाता है क्योंकि वे अपने धन का निवेश समय पर करके लीवरेज का फायदा उठाते हैं। जैसा कि मैंने अपनी दूसरी पुस्तकों में बताया है, आप दूसरे स्थान पर आने वाले प्रतियोगी को अपनी शक्ति से पहले स्थान पर नहीं ला सकते हैं। कई करोड़पति लोगों ने अपनी आमदनी में 20% की बचत कर उसे वर्ष दर वर्ष चतुराई से निवेश करके अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। अपने धन को समय पर निवेश करें जिससे वह आपके लिए कार्य करे। इसी तरीके से धनी व्यक्ति अपने भविष्य को सुरक्षित किया है। अपने धन को समय पर निवेश करें जिससे वह आपके लिए कार्य करे। इसी तरीके से धनी व्यक्ति और अधिक धनी बनते हैं तथा धनी बने रहते हैं। आमदनी अर्जन और संपत्ति अर्जन के मध्य यही एक बड़ा अंतर है। आमदनी अर्जन अस्थायी है, आपको कार्य करना होगा, अन्यथा आपको आमदनी नहीं होगी। संपत्ति अर्जन स्थायी होता है। अपने लिए कार्य करने हेतु अपने धन और समय का निवेश कर आप धन के मकड़ जाल से बच सकते हैं। अपने समय की लीवरेजिंग करना। अब मैं समझता हूं कि बहुत थोड़े से लोग यथोचित रूप से वही करते हैं जो कि मिस्टर जोन्स सीपीए ने किया। अपनी मासिक बचत को $1.5 करोड़ में परिवर्तित कर दिया। लेकिन वास्तविकता यह है कि आपके धन की लीवरेजिंग ही वास्तविक संपत्ति अर्जन का एकमात्र जांचा व परखा तरीका नहीं है। समय को बर्बाद करने की अपेक्षा उसका सदुपयोग से निवेश कर लीवरेज करना। हम सभी जानते हैं कि समय ही धन है। लीवरेज के सामर्थ्य से यह पहले की अपेक्षा ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। लेकिन यह सत्य है कि हम सभी के पास एक समान धन नहीं होता, लेकिन समानता केवल एक ही है, हम सभी के पास बराबर समय का उपलब्ध होना। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आपके धन को निवेश कर संपत्ति अर्जन के संदर्भ में यह पुस्तक नहीं है। यह तो आपके समय को निवेश कर संपत्ति अर्जन के संदर्भ में है, क्योंकि जब आप भली भांति निवेश करते हैं तो समय धन की बराबरी कर लेता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति अरबपति है या भिखारी, हमारे पास बराबर समय उपलब्ध होता है। एक दिन में 24 घंटे, एक सप्ताह में 168 घंटे, एक माह में यह तो असंभव है। मूल सिद्धांत तो यह है कि हम उपलब्ध समय का पूर्ण उपयोग करें। आप सहमति होंगे? हम सब खुश नसीब हैं कि अपनी संपत्ति के लीवरेज करने के स्थान पर आज हमें अपने समय को लीवरेज करने का तरीका उपलब्ध है। सौभाग्य से आज एक लीवरेज सिस्टम उपलब्ध है, जहां लीनियर सिस्टम, जिसमें ज्यादा समय में थोड़े से धन को प्राप्त करने के स्थान पर थोड़े से समय में ज्यादा धन प्राप्त किया जा सकता है। क्या आप गलत सिस्टम की नकल कर रहे हैं? यह तो सही है कि ड्यूपॉन्ट या रॉकफेलर के उपनाम सहित हमने जन्म नहीं लिया है। बिल गेट्स या चक फेनी की तरह हम जीनियस बनकर भी नहीं जन्मे हैं। माइकल जॉर्डन अथवा टॉम क्रूज जैसी योग्यता भी हम में नहीं है। हम अक्सर यह समझ लेते हैं कि जिंदगी में लॉटरी जीतने से ही संपत्ति का अर्जन होता है। यह तो अच्छी योग्यता वाले लोगों या भाग्यशाली लोगों के लिए होता है, लेकिन आप और मेरे जैसों के लिए यह विश्वसनीय तौर पर नहीं होता है। यह बकवास है। हमें सीमित सोच की विचारधारा में नहीं जीना चाहिए। यह एकदम विकृत विचारधारा है और हमें इस प्रकार की नकारात्मक विचारधारा से तत्काल ही बाहर निकलना होगा। वास्तविकता तो यह है कि अधिकांश व्यक्ति यह मान लेते हैं कि वे संपत्ति अर्जित नहीं कर सकते, जबकि वे कर सकते हैं। ज्यादातर लोग संपत्ति का अर्जन नहीं करते हैं। इसका कारण यह है कि संपत्ति अर्जन के सिस्टम की नकल करने के बारे में उन्हें कभी बताया ही नहीं गया होता है। तात्पर्य यह है कि हम में से बहुत से लोग गलत प्लान की नकल करते रहे हैं। संपत्ति अर्जन के लिए कॉपी करने के लिए मॉडल का पता नहीं होने से जो दूसरे करते हैं हम भी उसी की कॉपी करने लगते हैं। हम नहीं होने से जो दूसरे करते हैं हम भी उसी की कॉपी करने लगते हैं। हम नौकरी करने लगते हैं। ज्यादा लोग जो करते हैं वही हम करने लगते हैं और परिणाम स्वरूप हम भी वही अर्जन करते हैं जो दूसरे करते हैं। मैं नौकरी को दोष नहीं दे रहा हूं,
कृपया यह समझ लीजिए कि मैं नौकरियों पर प्रहार नहीं कर रहा हूं, वरना नौकरी से प्राप्त परिणामों को दोष दे रहा हूं। यदि नौकरियां वास्तविक संपत्ति को निर्मित करती तो नौकरी करना अच्छा है, यह राय देने वाला मैं पहला व्यक्ति होता, लेकिन ऐसा है नहीं, केवल वास्तविकता का भ्रम है। नकल एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, न कि लीनियर ग्रोथ। सत्य यह है कि जब तक आप आय अर्जन के सिस्टम की नकल करेंगे तब तक आप वास्तविक संपत्ति का अर्जन नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यह लीनियर ग्रोथ पर आधारित है। जो लीवरेज्ड ग्रोथ चर्चा करेंगे और चर्चा करेंगे कि यदि हम वास्तविक संपत्ति का अर्जन कर पूर्णतः चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो हमें लीवरेज सिस्टम की नकल करना प्रारंभ करनी होगी। अध्याय 3, लीनियर ग्रोथ, धन के लिए समय का व्यापार। मैं अपने सेमिनारों में लोगों से कहता हूं कि अधिकांश वर्कर 40-40-40 प्लान पर काम करते हैं, अर्थात वे सप्ताह में 40 घंटे कार्य करते हैं और 40 वर्षों तक करते हैं, और जब वे रिटायर होते हैं तो वे रिटायरमेंट डिनर पाते हैं। साथ ही उन्हें मिलती है $40 की एक घड़ी। लेकिन बहुत तेजी से बदलने वाले इस संसार में 40-40-40 प्लान की उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। हम में से अधिकांश आज 50-50-50-50 प्लान पर काम करते हैं। आज हम सप्ताह में 50 घंटे काम करते हैं, वर्ष में 50 सप्ताह काम करते हैं। 50 वर्ष से अधिकांश आज 50-50-50-50 प्लान पर काम करते हैं। आज हम सप्ताह में 50 घंटे काम करते हैं, वर्ष में 50 सप्ताह काम करते हैं, 50 वर्षों तक करते हैं, और जब रिटायर होते हैं तो आज प्राप्त हो रहे धन, जिससे कि गुजारा नहीं होता, के स्थान पर 50% को प्राप्त करते हैं। धन के लिए समय की ट्रेडमिल 50-50-50-50 का प्लान आमदनी अर्जन का एक बेहतरीन उदाहरण है, क्योंकि यह लीनियर ग्रोथ पर आधारित है। लीनियर ग्रोथ की गणना करने का गणित बहुत ही आसान है। H घंटे का वेतन, XN कार्यकृत घंटों की संख्या बराबर I आमदनी लीनियर की परिभाषा है। निवेश की समानुपाती प्राप्त आय होती है। कहावत है, जो बोएंगे वही काटेंगे, न कम न ज्यादा। लीनियर आय ग्रोथ में समय का एक यूनिट धन के एक यूनिट के बराबर होता है। कितना ग्रोथ अच्छी लगती है, इससे उन्हें लाभ होता है जिन्हें प्रति घंटा वेतन ज्यादा मिलता हो और जो ज्यादा घंटे काम करने के लिए तत्पर हो। लेकिन लीनियर ग्रोथ आधार पर आमदनी करने वाले वर्कर की समस्या यह है कि उनकी आय हमेशा बंधी रहती है, चाहे वे प्रति घंटा कितना ही अधिक क्यों न कमाते हो। पेंटर और पेशेवर। लीनियर ग्रोथ की सीमाओं से अवगत कराने के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देखेंगे। अलग अलग पेशों से संबंध मेरे 2 मित्र हैं, एक पेंटर, दूसरा डॉक्टर। पेंटर का नाम है गैरी। क्लियर वाटर, फ्लोरिडा में मेरे निवास के समीप ही उसका पेंटिंग और वॉलपेपर का छोटा सा व्यवसाय है। गैरी बहुत मेहनती है। बहुत सुबह काम शुरू कर देर रात तक वह काम करता रहता है। साप्ताहिक छुट्टियों में भी वह काम करता है। जब गैरी किसी काम के लिए टेंडर भरता है तो वह अपने कार्य का रेट $12 के हिसाब से लगाता है, लेकिन यात्रा सता रहता है। साप्ताहिक छुट्टियों में भी वह काम करता है। जब गैरी किसी काम के लिए टेंडर भरता है तो वह अपने कार्य का रेट $12 के हिसाब से लगाता है, लेकिन यात्रा समय, हार्डवेयर दुकान के चक्कर और ऐसे अन्य का हिसाब लगाने पर वह रेट $10 होता है। यदि गैरी को प्रतिदिन 10 घंटे काम मिले, सप्ताह में 6 दिन काम मिले, तो वह वर्ष में नियमानुसार आय अर्जित करेगा। $10 प्रति घंटे, 60 घंटे प्रति सप्ताह बराबर $600 प्रति सप्ताह और 50 सप्ताह प्रति वर्ष बराबर $30,000 प्रति वर्ष। अब $30,000 प्रति वर्ष की आय कुछ कम नहीं होती। बहुत सारे लोग $30,000 प्रति वर्ष कमाना चाहते होंगे, लेकिन गैरी के लिए यह उसी वर्ष में संभव होगा जब एक के बाद एक काम मिलता जाए। लेकिन इसके लिए गैरी ने क्या मूल्य अदा किया, यह देखिए। अपने बच्चों। सबसे खराब पहलू यह है कि अपने किए गए कार्य के लिए गैरी को केवल एक बार ही भुगतान मिलेगा। इसका मतलब यह है कि एक बार अंतिम चेक मिल जाने के बाद वह पुनः धन के लिए समय की ट्रेडमिल में आ जाता है।
पेशेवर लोग भी ऊंचे दामों पर घर रंगने वाले पेंटरों से ज्यादा अलग नहीं होते। आइए हम अब पुनः जॉन स्मिथ एमडी से मिलें, जो अपनी मेडिकल प्रैक्टिस से वर्ष के दौरान $1.5 लाख की कमाई करते हैं। डॉक्टर स्मिथ एक जर्नल प्रैक्टिशनर है जिनकी निजी प्रैक्टिस है। उनके 4 पूर्णकालिक कर्मचारियों में से 2 रिटायर्ड नर्सें हैं, परंतु डॉक्टर स्मिथ को मरीज स्वयं देखने पड़ते हैं। अतः वह दिन में 8 घंटे काम करते हैं, सप्ताह में 6 दिन रोगियों को देखते हैं। उसके बाद प्रतिदिन 2 घंटे कागजी कार्रवाई पूरी करते हैं और प्रत्येक महीने के 2 रविवार व्यापारिक मामलों पर व्यतीत करते हैं। आमदनी को बढ़ाने के लिए डॉक्टर ने बच्चों एक ही रास्ता है, वह है अपने काम के घंटों को बढ़ाना। लेकिन वे तो अभी ही प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हैं और जब वे घर लौटते हैं तो वे पूरी तरह से थके होते हैं। अपने बच्चों को होमवर्क कराने या बच्चे का खेल देखने के लिए भी वे नहीं जा पाते। मतलब यह है कि वे कार्य घंटे नहीं बढ़ा सकते। अपने काम का गुलाम। यह सही है कि डॉक्टर स्मिथ बहुत अधिक धन कमाते हैं, अपने काम के गुलाम हैं। वे इसमें अपने आप को जकड़ा पाते हैं, हतोत्साही, गुस्सैल और दुखी हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि क्या करना चाहिए। अतः वे रोजाना इसी कार्यक्रम को दोहराते हैं, धन के लिए समय का व्यापार, और आशा करते हैं कि भविष्य कुछ सुनहरा होगा, पर वे यह भी जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लीनियर ग्रोथ पर आधारित आय के साथ ही यह समस्या होती है। यदि आप स्वयं काम नहीं तो काम पूर्ण नहीं होता है। यदि काम पूर्ण नहीं होगा तो आपको भुगतान नहीं मिलेगा। भुगतान प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि काम को लगातार करते रहो। ईश्वर ने पेंटर और डॉक्टर को यह आश्वासन नहीं दिया है कि वे कभी बीमार या घायल नहीं होंगे और छुट्टी नहीं लेंगे। आपकी ट्रेडमिल आपको क्या देती है? आपकी स्थायी स्थिति क्या है? क्या आप धन के लिए समय की ट्रेडमिल में हैं? यदि ऐसा है तो आपकी ट्रेडमिल आपको कितना वेतन देती है? आप आश्चर्यचकित हैं कि आपकी आमदनी का स्तर अन्य नौकरियों से मिलने वाले वेतन से कैसा है। आप और भी अधिक आश्चर्यचकित होंगे जब आप अपने वार्षिक वेतन की तुलना किसी बड़ी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी से करेंगे। जरा देखिए कि वर्ष 1996 के दौरान एक औसत वर्कर के वेतन से एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का वेतन कितना था। मुख्य कार्यकारी अधिकारी और $1 और वर्कर के वेतन के मध्य अंतर। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है कि कंपनी के एक व्यक्ति को $3.7 मिलियन मिले और उसी कंपनी के अन्य रैक व फाइल वर्करों को केवल $20,000 मिले? यह कैसे संभव है? यह आप स्वयं अपने से पूछें। धन के लिए समय के मकरजाल को लीवरेज से तोड़ना। मैं आपके प्रश्न का उत्तर एक शब्द में दे सकता हूँ, लीवरेज। जब एक सामान्य वर्कर अपने समय का धन से सौदा करता है तो उसकी आमदनी लीनियर फैशन से बढ़ती है। समय का एक यूनिट धन के एक यूनिट के बराबर हो जाता है। वर्कर अपने एकल प्रयासों के लिए 100% भुगतान पाता है, जबकि दूसरी ओर मुख्य कार्यकारी अपने समय और योग्यता का लीवरेज अपने कर्मचारियों के द्वारा करता है। अपने एकल प्रयास के लिए 100% भुगतान प्राप्त करने के स्थान पर वह अपने सभी कर्मचारियों के प्रयास भुगतान प्राप्त करने के स्थान पर वह अपने सभी कर्मचारियों के प्रयासों का 1% प्राप्त करता है। जे पॉल गेटी यही तो उस वक्त प्राप्त कर रहे थे जब उन्होंने कहा था कि अपने 100% के स्थान पर मैं 100 व्यक्तियों के प्रयासों का 1% प्राप्त कर रहा हूँ। यही वजह है कि लीवरेज इतना अधिक सामर्थ्यवान है। एक समूह के सभी लोगों के प्रयासों का एक थोड़ा सा हिस्सा आप प्राप्त करते हैं। एक उत्कृष्ट उदाहरण है हर्शे कैंडी बार। प्रत्येक कैंडी पर हर्शे का लाभ शायद 1 या 2 पेनी ही था, लेकिन प्रत्येक वर्ष वे विश्व भर में करोड़ों की संख्या में हर्शे कैंडी बार की बिक्री करते हैं। इसी वजह से हर्शे कैंडी बार के निर्माता मार्स इन प्रतिवर्ष 1 बिलियन से ज्यादा का लाभ कमाते हैं। यही कारण है कि हर्शे के मुख्य कार्यकारी इतनी तनख्वाह पाते हैं। सन्यासी और आरी। लीवरेज की धारणा। ये पहाड़ों में स्थित अपनी गुफा में से बाहर निकल स्थानीय हार्डवेयर स्टोर में गया। मैं अपनी गुफा छोड़ रहा हूँ और अपने लिए एक नई गुफा बनाना चाहता हूँ, सन्यासी ने युवा सेल्स क्लर्क से कहा।
तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी आरी है वह मुझे चाहिए, उसकी कीमत की फिक्र न करो। युवा सेल्स क्लर्क गोदाम में गया और एक नई चमचमाती यांत्रिक आरी ले आया। बाजार में उपलब्ध यह सबसे अच्छी आरी है। सेल्स क्लर्क विश्वास से बोला, यह पेड़ों को ठीक उसी तरह काट देगी जैसे चाकू मक्खन को। मेरी गारंटी है कि यह 1 महीने के काम को 1 दिन में कर देगा, अन्यथा आपके पैसे मैं अपने वेतन से वापस कर दूंगा। उत्साही सन्यासी ने क्लर्क को भुगतान किया और नई चमचमाती आरी लेकर पुनः पहाड़ों की ओर चल दिया। ठीक 1 महीने बाद जब क्लर्क शेल्फ पर सामान लगा रहा था, उसने गुस्से से भरी हुई सन्यासी की आवाज सुनी। अरे, नई चमचमाती आरी लेकर पुनः पहाड़ों की ओर चल दिया। ठीक 1 महीने बाद जब क्लर्क शेल्फ पर सामान लगा रहा था, उसने गुस्से से भरी हुई सन्यासी की आवाज सुनी। अरे सुनो, मैं इस आरी को वापस करने आया हूँ और मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, जैसा कि तुमने आश्वासन दिया था। क्लर्क वृद्ध सन्यासी को एकटक देखता ही रह गया। उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रतीत हो रहा था कि सन्यासी कई सप्ताह से सोया न हो। उसने कपड़े फटे हुए और खून व पसीने से सन थे। ऐसा प्रतीत होता था कि वह मृत्यु के दरवाजे तक पहुंच चुका हो। आपको क्या हुआ है? आप परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्लर्क ने धीमे से कहा। उस वृद्ध सन्यासी ने अपनी सारी ताकत लगाकर उस आरी को उठाकर काउंटर पर रखा और कहा, क्या यही बेकार आरी तुमने मुझे बेची थी? तुमने कहा था कि 1 महीने का काम 1 दिन में यह आरी कर देगी। मैं इस यंत्र का उपयोग शीघ्र ही मांगी और कहा, निश्चय ही जवान होती है। मुझे कृपया इस आरी को एक बार देख लेने दीजिए, हो सकता है कि मैं बता सकूं कहां गलती हुई है। क्लर्क ने आंतरिक आरी की रस्सी को शीघ्रता से खींचा और वह आरी जोर से आवाज करते खुल गई। वह सन्यासी काउंटर से एकदम डरकर पीछे हटा, जैसे उसके शरीर में जान ही न रह गई हो। आवाज करती हुई आरी को देखते हुए वह चिल्लाया, यह आवाज कैसी है? लीवरेज के संबंध में सीख। यांत्रिक आरी को बिना खोले हुए ही पेड़ को काटने के बाबत क्या आप सोच सकते हैं? इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि सन्यासी ठगा सा रह गया। इस कहानी का संकेत यह है कि लीवरेज एक उपयोगी औजार है, लेकिन उसी समय जब हम उसका सही उपयोग करें। निश्चय ही समय और प्रयासों के लीवरेज के लिए यांत्रिक आरी एक महत्वपूर्ण औजार है। आपने किसी बड़े पेड़ की बड़ी शाखा को सामान्य आरी से काटा होगा, कि विडम्स का सही उपयोग करें। निश्चय ही समय और प्रयासों के लीवरेज के लिए यांत्रिक आरी एक महत्वपूर्ण औजार है। आपने किसी बड़े पेड़ की बड़ी शाखा को सामान्य आरी से काटा होगा, तभी आप मेरी बात समझेंगे। कहानी की विडंबना यह है कि लीवरेज का एक शक्तिशाली औजार सन्यासी के हाथ में था, परंतु उसका उपयोग कैसे करना है यह उसे नहीं मालूम था। दूसरे, योग्यता या प्रयास की कमी उसकी असफलता का कारण नहीं थी, उसकी असफलता ज्ञान की कमी के कारण थी। सामान्य व्यक्ति के बारे में भी यही कहा जा सकता है। लीवरेज के सामर्थ्य से हम थोड़े से प्रयास से कम समय में ही अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। हम 1 महीने के काम को 1 दिन में कर सकते हैं, लेकिन लीवरेज के सामर्थ्य का पूरा लाभ लेने के लिए हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान होना आवश्यक है। अन्यथा हमारी भी स्थिति सन्यासी की तरह ही होगी और अपने समय व प्रयासों की लीवरेजिंग करते हुए चतुराई से काम करने के स्थान पर हम धन के लिए समय खर्च करते हुए कठिन परिश्रम करते रहेंगे। क्या यही कारण नहीं है कि 65 की उम्र को प्राप्त करते करते व्यक्ति मर नहीं जाता है, मृत प्राय हो जाता है, देश, परिवार या चर्च पर आश्रित हो जाता है? अधिकांश लोग लीवरेज प्लान के स्थितियों में उचित प्रकार के लीवरेज की नकल कर हम पहाड़ों को भी हटा सकते हैं और करोड़ों कमा सकते हैं। प्रश्न यह है कि संपत्ति अर्जन के किस सिस्टम की नकल आप करना चाहते हैं? क्या आप संपत्ति अर्जन के लीनियर सिस्टम की नकल करना जारी रखेंगे और वृद्ध सन्यासी की तरह अधिक प्रयास पर थोड़ी सी प्राप्ति चाहेंगे? यही सब कुछ आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हमारे समय और प्रयासों के लीवरेज के लिए प्रमाणित तरीके, जिससे कि हम धन के लिए समय के मकड़जाल में से बाहर निकल सकें हमेशा के लिए और इच्छित वित्तीय स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकें। अध्याय 4, लीवरेज ग्रोथ। चतुराई से काम करें, न कि परिश्रम से।
अगस्त 1988 में अटलांटा के असा कैलेंडर नामक एक ड्रगिस्ट ने कार्बोनेटेड फाउंटेन ड्रिंक, जिसे कोका कोला नाम से जाना जाता था, क्रम से अगस्त 1988 में अटलांटा के असा कैलेंडर नामक एक ड्रगिस्ट ने कार्बोनेटेड फाउंटेन ड्रिंक, जिसे कोका कोला नाम से जाना जाता था, के अधिकार हेतु $2300 की राशि नकद में दी। अटलांटा क्षेत्र में कोका कोला अत्यंत सफल था और शताब्दी के आरंभ तक दक्षिण में दवाई की प्रत्येक दुकान में एक सोडा फाउंटेन लगा होता था, जहां ग्राहक 5 सेंट का भुगतान करके शीतल कोक को आराम से बैठकर पी सकता था। कैलेंडर ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया, जिसके अनुसार उन्हें कोका कोला को एक छोटी क्षेत्रीय कंपनी से एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में परिवर्तित करना था। कैलेंडर ने निर्णय लिया कि लीवरेज के एक तरीके बोटलिंग से कम समय में थोड़े से प्रयासों से उनकी कंपनी ज्यादा धन कमा सकती है। कोक इंटरनेशनल की सफलता का राज। कैलेंडर अपने से कहा कि एक अच्छी रकम प्राप्त होने पर वह कोका कोला के लाभ को बहुत अधिक बढ़ाने वाला तरीका बताएगा। दोनों मित्रों ने दिन भर चर्चा की और कैलेंडर की जिज्ञासा जब अपने चरम स्तर पर पहुंच गई तो उन्होंने एक चेक लिखा। मित्र ने उस चेक को स्वीकार कर लिया और विश्व में तहलका मचाने के लिए वह कैलेंडर के कान में फुसफुसाया, विश्व में प्रसार करो, बोतल में भरो। सौभाग्य से कैलेंडर ने दोस्त की सलाह मान ली और आज तो शेष केवल इतिहास है। समय और स्थान की लीवरेजिंग। बोतल में भरो। एक क्षण के लिए उन शब्दों के सामर्थ्य पर विचार कीजिए। बोतलों में कोक के आने से पहले आपको स्थानीय सोडा फाउंटेन पर जाकर ऑर्डर देना होता था या इसके बिना रहना होता था। बोटलिंग के पूर्व कोक की बिक्री में बढ़ोतरी सोडा फाउंटेन की संख्या में वृद्धि पर ही संभव था या इसके बिना रहना होता था। बोटलिंग के पूर्व कोक की बिक्री में बढ़ोतरी सोडा फाउंटेन की संख्या में वृद्धि पर ही संभव थी। बोटलिंग से सब कुछ बदल गया। कोक का आनंद लेने के लिए अब ग्राहक को सोडा फाउंटेन तक जाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वास्तविकता यह है कि जब ग्राहक कोक के 6 पैक घर ले जाता है तो वह अपने साथ सोडा फाउंटेन ही घर ले आता है। परिणाम स्वरूप आज विश्व भर में कोई भी दिन या रात किसी भी समय ताजगी देने वाले ड्रिंक कोका कोला का आनंद ले सकता है। यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि कोका कोला कंपनी के पास अपने उत्पाद की बॉटलिंग करने के लिए स्थान, प्रयास और समय के लीवरेज का प्रयोग करने की स्वतंत्रता थी। लीवरेज क्या है? लीवरेज का मूल शब्द है लीवर, जो फ्रेंच के पुराने शब्द जिसका अर्थ है आसान करना से आया। उच्च लीवर या उपकरणों का चतुराई से उपयोग करने से कठिन कार्य भी कम समय में थोड़े से प्रयास से किया जा सकता है। इस प्रकार उन्हें आसान करके लीवरेज का उपयोग किए बिना कार के इंजन को बदलने में लगने वाले प्रयास की कल्पना कीजिए। आपकी कार के इंजन को उठाने के लिए कितने सुदृढ़ व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 5, 10 या इससे अधिक? जरा सोचिए, आपका लोकल कार मैकेनिक इस बात को बड़ी सरलता से कम समय और थोड़े से प्रयास से करता है। पहले वह इंजन के ऊपर ऑयल लगी हाइस्ट को लाएगा और फिर रस्सियों से इंजन को बांधेगा, फिर इसे विद्युत शक्ति से चलने वाले मोटर से कनेक्ट करेगा। केवल एक बटन दबाते ही इंजन कुछ ही सेकंड में बाहर निकल आएगा। यही लीवरेज का सामर्थ्य है। समय, प्रयास और धन का चरम उपयोग कर यह उत्पादकता को बढ़ा देता है। लीवरेज का उपयोग चरम उपयोग कर यह उत्पादकता को बढ़ा देता है। लीवरेज का उपयोग कॉरपोरेशन कैसे करते हैं? सदियों से बड़े उद्योगों में लोग अपने काम को आसान करने में, अर्थात अधिक उत्पादक और अधिक लाभप्रद बनाकर लीवरेज की धारणा का उपयोग करते रहे हैं। वास्तव में उत्पादकता को यही बढ़ाता है। परिश्रम से काम करने की जगह चतुराई से काम करना, जिससे कि कम समय में ज्यादा धन कमाया जा सके। व्यापार मालिकों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना एक प्रत्यक्ष तरीका है। विश्व की सभी बड़ी कंपनियां फोर्ड मोटर कंपनी से लेकर सोनी तक एक व्यक्ति से प्रारंभ हुई थी, जिन्होंने समय और योग्यता का लीवरेज कर्मचारियों के द्वारा किया। उदाहरण के लिए
यदि हेनरी फोर्ड ने स्वयं एक मॉडल टी का निर्माण किया तो वे 100% लाभ कमा सकते थे, लेकिन वे जानते थे कि अकेले काम करने से वे वर्ष में केवल 1 या 2 कार ही बना सकेंगे। फोर्ड बहुत चतुर थे। उन्होंने अपने सिस्टम की नकल अपने कर्मचारियों को सिखाकर अपने समय और योग्यता का लीवरेज किया। लीवरेज के सामर्थ्य का लाभ उठाकर फोर्ड आज हजारों कारें प्रति वर्ष बना रहे हैं और इतिहास के एक सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। रियल एस्टेट बिक्री में वास्तविक चतुराई। रियल एस्टेट कंपनियां वर्षों से लीवरेज धारणा का उपयोग कर फायदा उठाती रही हैं, लेकिन कर्मचारियों की लीवरेजिंग के स्थान पर वे स्वतंत्र रूप से काम करने वाले ठेकेदारों की लीवरेजिंग करती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक रियल एस्टेट व्यवसायी जिसका नाम टेड है ने लीवरेज का उपयोग कर कम समय में ज्यादा धन कमाया। टेड रियल एस्टेट में पिछले 20 वर्षों या अधिक समय से व्यापार करता रहा है। जब उसने प्रारंभ किया था तो वह 1 माह में 1 घर बेच पाता था, लेकिन कुछ वर्षों में व्यापार में दक्षता प्राप्त कर ली। 5 वर्षों के व्यापार के बाद वह 1 वर्ष में औसतन 50 घर बेच पाने में सक्षम हुआ। अब टेड स्वयं कितना ही परिश्रम क्यों न कर ले, वह सप्ताह में 1 से ज्यादा घर नहीं बेच पाता, क्योंकि प्रतिदिन उसे कितने ही घर दिखाने पड़ते हैं। कई जगह तो वह सप्ताह में केवल 1 बार ही जा पाता है। अतः उसने एक कार्यालय खोलने का निर्णय लिया। टेड ने रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करने वाले अपने मित्रों को अपने कार्यालय में काम करने के लिए नियुक्त कर लिया। कुछ वर्षों के अंदर उसने 20 बड़े रियल एस्टेट एजेंटों की टीम बना ली। इनमें से प्रत्येक एजेंट वर्ष में 50 घर बिकवाता है, जिसका मतलब है उसका कार्यालय 1 वर्ष में 1000 से ज्यादा घर बेच रहा है। अब देखिए लीवरेज ने टेड के लिए क्या किया। स्वयं अपने आप टेड केवल 50 घर बेच पाने में सक्षम था। दूसरे एजेंटों के समय व योग्यता की लीवरेजिंग करने से टेड केवल 50 घर बेच पाने में सक्षम था। दूसरे एजेंटों के समय व योग्यता की लीवरेजिंग करने से टेड अब 1000 से ज्यादा घर बेच पा रहा है। यदि वह अकेला काम करता रहता तो उसके लिए यह असंभव था, लेकिन लीवरेज का उपयोग कर कम समय काम करने पर भी उसकी उत्पादकता 20 गुना ज्यादा हो गई। यही इस मुहावरे का अर्थ भी है, चतुराई से काम करें न कि परिश्रम से। फ्रेंचाइजी से लीवरेज। फ्रेंचाइजी में लीवरेज की धारणा का उपयोग रियल एस्टेट कार्यालयों की अपेक्षा बड़े स्तर पर किया जाता है। हालांकि फ्रेंचाइजिंग वर्षों से होती रही है, परंतु एक मान्य व्यापार के रूप में इसकी पहचान 1950 के पूर्वार्ध तक नहीं हो सकी थी, जब रेक राक नाम के एक मिल्क शेक उपकरण बेचने वाले एक सेल्समैन ने मैकडोनाल्ड नाम के एक फ्रेंचाइजी फास्ट फूड रेस्टोरेंट के फ्रेंचाइजी अधिकार खरीद हासिल की। रेक रोक ने यह जान लिया था कि फ्रेंचाइजी की सफलता उसके डुप्लीकेशन में है, अतः उसने त्रुटिहीन एक ऐसी प्रणाली विकसित की जो स्वयं ही फ्रेंचाइजी की सफलता से अवगत करा देती है। उन्होंने तो इससे भी आगे निकल परफेक्ट फ्रेंचाइजी के अनुसंधान पर $3 बिलियन का व्यय किया। जब कोई मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी को खरीदता है तो उसे केवल डॉट्स को कनेक्ट करना होता है। नकल का स्वप्न यहाँ सत्य हुआ। इस संबंध में विचार करें। जब आप मैकडोनाल्ड में प्रवेश करते हैं तो वहां पर फ्रेंच फ्राई मशीन होती है बाईं ओर, सही है ना? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंचाइजी मास्को इडाहा या मास्को रशिया में है, फ्रेंच फ्राई मशीन बाईं ओर ही होगी। आप विश्वास रखिए, परिचालन के सारे विवरण योग्य स्थान पर दिए होते हैं। डुप्लीकेशन फ्रेंचाइजिंग की सफलता का राज। फ्रेंचाइजिंग की धारणा है फ्रेंच फ्राई मशीन बाईं ओर ही होगी। आप विश्वास रखिए, परिचालन के सारे विवरण योग्य स्थान पर दिए होते हैं। डुप्लीकेशन फ्रेंचाइजिंग की सफलता का राज। फ्रेंचाइजिंग की धारणा बहुत आसानी से कार्य करती है क्योंकि यह अत्यंत सरल है, एकदम सरल। वहां केवल क्लासिक विन विन स्थिति होती है जहां फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी दोनों ही आगे बढ़ते हैं। परीक्षण एवं गलत पद्धति के आधार पर प्रमाणित उत्पादों या आवश्यक सेवा के लिए डुप्लीकेट करने योग्य व्यापारिक मॉडल फ्रेंचाइजी ने तैयार किए हैं। सफल फ्रेंचाइजर बनने का राज यह है कि पहले एक सफल सिस्टम को विकसित करो, फिर विस्तार से लिखो कि क्या करना आवश्यक है।
जिससे किसी अन्य को भी मॉडल सिखाया जा सके। यदि मॉडल प्रमाणित है और साधारण व्यक्ति द्वारा उसकी नकल की जा सकती है तो वह सफलतापूर्वक की वह पिक्चर धन कमाएगी, बहुत अधिक धन। तथापि आप टॉम क्रूज उत्पाद को फ्रेंचाइजी नहीं कर सकते क्योंकि वह डुप्लीकेबल नहीं है। एक औसत व्यक्ति टॉम क्रूज की नकल कर वैसे ही परिणाम प्राप्त नहीं कर सकता। यही कारण है कि आप सृजनशील चीजों की फ्रेंचाइजिंग नहीं कर सकते, जैसे बहुत ज्यादा बिकने वाली किताब को लिखना या हिट गीत को गा सकना। वे स्टार फैक्टर पर आधारित होते हैं, वे निराले होते हैं और उनकी नकल नहीं की जा सकती। कुछ उत्पाद और व्यापार हालांकि बहुत आसानी से डुप्लीकेबल होते हैं। पिज्जा इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसके घटक बहुतायत में मिलते हैं और ज्यादा खर्चीले भी नहीं है। एक परफेक्ट उत्पाद बनाने में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं और कोई भी व्यक्ति जिसने हाई स्कूल तक की शिक्षा प्राप्त की है और उसमें आगे बढ़ने की तमन्ना है तो वह पिज्जा हट या डोमिनोज के फ्रेंचाइजी मॉडल के प्रारंभ हीरो। क्या समय और धन की लीवरेजिंग डुप्लीकेशन द्वारा करना कारगर है? इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए आपको पिछले 50 वर्षों में फ्रेंचाइजिंग के विकास पर एक नजर डालनी होगी। जब रे क्रूक ने अपने परिचालनों का डुप्लीकेशन प्रारंभ किया तो बहुत से लोगों ने फ्रेंचाइजी को एक स्कैम समझा। यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने भी कानूनन इसे समाप्त करना चाहा। फ्रेंचाइजी की अवधारणा ने अपने प्रारंभ से लगभग 180 डिग्री का घुमाव ले लिया है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अमेरिका में वस्तुओं और सेवाओं का वितरण 34% से 60% तक फ्रेंचाइजी के द्वारा होता है और प्रमाणित फ्रेंचाइजी के आधार पर नकल करने के कारण निवेशकर्ता करोड़ों डॉलर का भुगतान कर रहे हैं। फ्रेंचाइजी सिद्धांत की सफलता के पीछे नकल के द्वारा डुप्लीकेशन की अवधारणा है। तथापि फ्रेंचाइजी का कमजोर पहलू सफलता के पीछे नकल के द्वारा डुप्लीकेशन की अवधारणा है। तथापि फ्रेंचाइजी का कमजोर पहलू है उसे प्रारंभ करने की लागत। यह सत्य है कि मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी को प्राप्त करने के लिए बहुत कम लोगों के पास करोड़ों डॉलर की राशि उपलब्ध होगी। सबसे जटिल बात यह है आपको बहुत से फ्रेंचाइजियों का मालिक होना होता है। आपने भी फ्रेंचाइजी स्थापित कर उनको बढ़ाना है जिससे कि फ्रेंचाइजी सिस्टम से आप संपत्तिवान बन सकें। फ्रेंचाइजी का विकल्प एकमात्र नकल सिस्टम। सोचिए, यदि $500 या कम की लागत से प्रारंभ होने वाली फ्रेंचाइजी प्रकार की धारणा उपलब्ध हो, मनुष्यों को ज्ञात लीवरेज्ड ग्रोथ के सामर्थ्य का लाभ इस वैकल्पिक फ्रेंचाइजी को उपलब्ध हो, चक्रवर्ती दर से होने वाली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, तो आपको सिस्टम की नकल संपत्ति अर्जित के लिए करनी होगी। व्यक्तियों द्वारा संपत्ति निर्माण के सिस्टम की नकल करने का तरीका आज एक सर्वसाधारण व्यक्ति को उपलब्ध है। आज ऐसे तरीके उपलब्ध है जिनके अनुसार 1000 बार किए गए काम के लिए एक बार भुगतान प्राप्त करने के स्थान पर एक बार किए गए काम के लिए आप 1000 गुना भुगतान पा सकते हैं। आने वाले पृष्ठों में आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे जो संपत्ति अर्जन का एक प्रमाणित सिस्टम है तथा आप और मेरे जैसे औसत व्यक्ति जिसकी कॉपीराइट कर सकते हैं। आप पढ़ेंगे कि आज आमदनी करने के उपलब्ध दूसरे सिस्टम की अपेक्षा कैसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और फ्रेंचाइजी की धारणा कम समय में अधिक व्यक्तिगत संपत्ति अर्जन का सामर्थ्य आपको प्रदान करती है। अध्याय 5 एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, किस्मत बनाने का फार्मूला। ओसेला मैककार्टी नाम की एक 88 वर्षीय धोबन महिला की कहानी से इस अध्याय को प्रारंभ कर रहा हूं। संपत्ति अर्जन के लीवरेज के सामर्थ्यवान लोकतांत्रिक तरीके पर यह कहानी है। इसे चक्रवर्ती कहा जाता है और कंगाल को राजा बना देने का सामर्थ्य इसमें है। परिश्रमी जीवन। ओसेला मैककार्टी ने अत्यंत परिश्रमी जीवन जिया। पड़ोसियों के कपड़े धोने और प्रेस करने में 8 वर्ष की उम्र से ही उसे अपनी मां की मदद करनी पड़ी। 70 वर्ष के बाद भी ओसेला एक धोबन के रूप में काम कर रही है। दूसरे विश्व युद्ध तक 4 सदस्यों के एक परिवार के 1 सप्ताह के कपड़ों का गट्ठर धोने के लिए वह $1.5 से $2 लेती थी। युद्ध के पश्चात
उसने काम बढ़ाए और एक गट्ठर के $10 लेना प्रारंभ किया। बहुत अच्छा काम मिला हो तथा प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से सप्ताह के 6 दिन काम करने पर अच्छा काम मिला हो तथा प्रतिदिन 10 घंटे के हिसाब से सप्ताह के 6 दिन काम करने पर भी ओसेला किसी वर्ष में $9,000 से ज्यादा नहीं कमा सकी। छोटी सी बचत ने परिवर्तन किया। 40 वर्ष की उम्र होने के बाद ही ओसेला के लिए बचत कर पाना संभव हुआ। पैसे पैसे करके उसने बचत की। अपनी बचत को उसने एक स्थानीय बैंक में जमा किया और कभी निकाला नहीं। समय की गति के अनुसार उसकी बचत बढ़ती रही तथा इस बचत पर ब्याज और मूल दोनों में वृद्धि होती रही। 1995 की गर्मियों में ओसेला मैककार्टी, जो प्राथमिक स्कूल तक पढ़ी थी, जिसने एक वर्ष में 9,000 से ज्यादा कभी नहीं कमाया, उसने दक्षिण मिसिसिपी यूनिवर्सिटी को $1.5 लाख की राशि दान में दी। चक्रवर्ती विश्व का 8वां आश्चर्य है। औसत से कम शिक्षण और आय प्राप्त करने वाली एक साधारण महिला को इतनी संपत्ति बनाने का रहस्य है चक्रवर्ती ब्याज। वेबस्टर शब्दकोश में चक्रवर्ती ब्याज को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार मूलधन पर संचित अप्रदत्त ब्याज पर दिया गया ब्याज। इस परिभाषा के प्रमुख शब्द हैं संचित। यदि मूलधन या ब्याज को पुनः निवेश करने के स्थान पर खर्च कर दिया जाए तो चक्रवर्ती का सामर्थ्य समाप्त हो जाता है। इसे दोगुना करने की धारणा के नाम से भी जाना जाता है। किसी एकल निवेश के अन्य तरीकों की अपेक्षा चक्रवर्ती से ज्यादा संपत्ति अर्जित की जा सकती है जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं। चक्रवर्ती के कारण उस समय भी आपका धन काम कर रहा होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन, जो गणित में केवल थोड़ी सी जानकारी रखते थे, ने चक्रवर्ती को संसार का 8वां आश्चर्य बताया है। वास्तव में संपत्ति अर्जन करने का संसार, जो गणित में केवल थोड़ी सी जानकारी रखते थे, ने चक्रवर्ती को संसार का 8वां आश्चर्य बताया है। वास्तव में संपत्ति अर्जन करने का सिद्धांत चक्रवर्ती है, जो वॉल स्ट्रीट और बैंकिंग उद्योग को चलाता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बराबर एक्सप्लोसिव ग्रोथ। चक्रवर्ती में ऐसी क्या बात है जिससे उसे विश्व का 8वां आश्चर्य कहा जाता है? चक्रवर्ती की कौन सी गुणवत्ता एक छोटी सी राशि को बड़ी राशि में परिवर्तित कर देती है? उत्तर है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, समय और धन की लीवरेजिंग करने वाला उपकरण। अध्याय 3 में आपको याद होगा, हमने लीनियर ग्रोथ की सीमाओं की संदर्भ में चर्चा की थी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और लीनियर ग्रोथ के मध्य स्थित अंतर को भली भांति समझने के लिए हमें गणित के कुछ मूलभूत सिद्धांतों को जानना होगा, जिसके बारे में हम अपने स्कूल में कदम दर कदम सीधी बढ़त होने के कारण ही इसका नाम लीनियर पड़ा है। इसलिए केवल पहले स्तर के घातांक की गणनाओं में ही हम लीनियर समीकरणों का प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरी ओर एक्सपोनेंशियल गुणा करने का एक परिष्कृत तरीका है जो वर्ग के रूप में जाना जाता है। एक एक्सपोनेंशियल समीकरण इस प्रकार होगा: 5 की घात 2 बराबर 25, जबकि लीनियर समीकरण 5 जमा 5 बराबर 10 होता है। संख्या के दाईं ओर ऊपर प्रदर्शित छोटी संख्या, जिसके अनुसार मूल संख्या में मूल संख्या का गुणा कितनी बार करना है, से ही एक्सपोनेंशियल नाम पड़ा है। इसलिए दूसरे स्तर के घातांक या चौथे स्तर के घातांक या इसी प्रकार अन्य की गणनाओं में हम एक्सपोनेंशियल समीकरण का प्रयोग करते हैं। यही मूल आधार है। लीनियर ग्रोथ क्रमिक और स्तर अनुसार चौथे स्तर के घातांक या इसी प्रकार अन्य की गणनाओं में हम एक्सपोनेंशियल समीकरण का प्रयोग करते हैं। यही मूल आधार है। लीनियर ग्रोथ क्रमिक और स्तर अनुसार होती है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ सशक्त और नाटकीय होती है। जब आप अपने धन या समय का निवेश कर रहे हों तो एक सीधे समीकरण को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। लीनियर की सीमाएं होती है, एक्सपोनेंशियल अप्रत्याशित होता है। 72 का नियम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के सामर्थ्य को समझने के लिए दुगुनेकरण की धारणा, जिसे 72 का नियम कहा जाता है, को समझते हैं। किसी निवेश को दोगुना करने में कितना समय लगेगा, इसे पता करने के लिए 72 के नियम का एक साधारण फार्मूला है।
यह कैसे कार्य करता है, आपके निवेश किए गए धन को दुगुना करने में कितना समय लगेगा, यह जानने के लिए सबसे पहले $1 को प्राप्त भागफल के बराबर वर्षों में आपका धन दुगुना हो जाएगा। उदाहरण के लिए किसी स्टॉक में आपने $10,000 का निवेश किया है, जिससे आपको 10% वार्षिक प्रतिलाभ होता है। अतः आपके निवेश $10,000 को $20,000 में दुगुना करने में 7.2 वर्ष का समय लगेगा। निश्चय ही गणना करने में बेहतर का नियम बहुत आसान है, परंतु परिणाम विषमकारी होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक अच्छा उदाहरण पहले कुछ वर्षों में संपत्ति की ओर आपकी राह को चक्रवर्ती बनाना। चक्रवर्ती के द्वारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के सामर्थ्य को प्रदर्शित करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण विश्व के धनी व्यक्तियों में से एक वॉरेन बफेट द्वारा स्थापित निवेश निधि है। यदि आपने बफेट के बर्कशायर हैथवे निधि में वर्ष 19 मिली है, यदि आपने बफेट के बर्कशायर हैथवे निधि में वर्ष 1996 में 10,000 का निवेश किया होता तो मिलने वाले ब्याज तथा लाभांश का ही पुनः निवेश वर्ष दर वर्ष किया होता तो आज आपका निवेश $80 मिलियन के लगभग होता। यह असंभव सा लगता है, केवल 10,000 के निवेश पर $80 मिलियन का प्रतिलाभ, लेकिन चक्रवर्ती के सामर्थ्य का लाभ उठाकर अपने निवेश को वर्ष दर वर्ष बढ़ने के लिए छोड़ देना। कुछ कंपनियों के विकास पर नजर डालते हैं जो कुछ ही वर्षों में 100 गुने से भी ज्यादा बड़ी हो गई है। जेरॉक्स, कोडक, IBM, वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ये तो केवल कुछ ही नाम है। यदि 25 वर्ष पहले इनमें से किसी भी कंपनी में निवेश करने के लिए आपके पास दूरदृष्टि, धैर्य होता तो आज आप करोड़पति होते। कम रकम के लिए लीवरेज मेरे अनुसार इसका ओसेला मैककार्टी एक आदर्श उदाहरण है। पिछले अध्याय में मैंने 2 प्रकार के लीवरेज की चर्चा की थी, कर्मचारीगण और फ्रेंचाइजिंग। निश्चित ही लीवरेजिंग के समर्थ प्रकार हैं, लेकिन इन्हें काम में प्रवृत्त करने के लिए आपके पास अपार योग्यता और बहुत से धन की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरी ओर चक्रवर्ती के सामर्थ्य का लाभ कोई भी उठा सकता है। आपके समय, योग्यता, प्रयासों तथा धन को लीवरेज करने का एक सक्रिय तरीका है एक्सपोनेंशियल सिस्टम, तथा इस सिस्टम का मेरुदंड है चक्रवर्ती। आगे के पृष्ठों में जिस नकल प्रणाली को आप सीखेंगे उसमें चक्रवर्ती की 2 प्रमुख कमजोरियां दूर हो जाएंगी, धन और समय। इसे मैं विस्तार से स्पष्ट करता हूं। आज अधिकांश व्यक्तियों के पास निवेश करने के लिए $1 लाख, उन्हें $60 या $50,000 या शायद $10,000 होना भी मुश्किल है। और यदि ऐसा हुआ भी तो 40 से 50 वर्षों के दौरान एक्सपोनेंशियल के अनुरूप वृद्धि होने तक इंतजार करना उन्हें संभव नहीं होता। जीवन निर्वाह की बढ़ती हुई लागत की वजह से परिवार में दोनों लोगों के कमाने पर भी जरूरतें पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है, तो रिटायरमेंट के बाद के जीवन को खुशहाली से बिताने के लिए निवेश करने के लिए उनके पास केवल कुछ ही धन बच पाता है। समय बहुमूल्य है। अब प्रश्न यह है कि हजारों डॉलर्स का निवेश किए बगैर या जब तक आपकी छोटी सी राशि संपत्ति में परिवर्तित न हो जाए तब तक इंतजार किए बिना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का उपयोग आप संपत्ति का अर्जन कैसे करेंगे। एक कम खर्चीली दुगुनीकरण की अवधारणा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के कम खर्चीली दुगुनीकरण की अवधारणा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ फ्रेंचाइजी हो में ही इस प्रश्न का उत्तर मिल सकेगा। इसे नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। यह सत्य है कि विश्व में अधिकांश लोगों के पास ज्यादा धन नहीं है, लेकिन सभी के पास समय अवश्य होता है। यदि हम वास्तविक संपत्ति अर्जन करने के प्रति गंभीर हैं, तो हम अपनी दैनिक चर्या में से कुछ समय अवश्य निकालकर इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। यह तो स्पष्ट है। आने वाले दशकों में सफलता का साधारण फार्मूला निम्नानुसार होगा। T बराबर नकल मॉडल का अनुसरण करने में लगने वाला समय, E² बराबर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और डॉलर बराबर है वित्तीय स्वतंत्रता।
T इंटू ई स्क्वेयर इज इक्वल टू $। आगे आप सीखेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से आप नकल आप कैसे करेंगे। वास्तविक संपत्ति अर्जन करने के लिए क्या एक सरल और अनुकरणीय सिस्टम कार्य कर सकता है? यह प्रश्न हमारे मन में उठता है, लेकिन यह ठीक तरह से कार्य करता है। 10% की दर से बढ़ रहे $100 बिलियन के विश्व उद्योग में वित्तीय स्वतंत्रता के साथ काम कर रहे हजारों लोगों की संख्या इस बात का स्पष्ट प्रमाण है। मेरे मित्रों, प्रश्न यह नहीं है कि यह प्रमाणिक सिस्टम काम करेगा कि नहीं। प्रश्न यह है कि इसे देखने के लिए दूरदृष्टि, समझने के लिए बुद्धि और इसके लाभों को प्राप्त करने के लिए आप में हिम्मत है या नहीं। यदि है तो संपत्ति की ओर अपनी राह की नकल आप भी कर सकेंगे। अध्याय 6 सिनर्जिज्म विवाह स्वर्ग में निश्चित किए जाते हैं। अर्नेस्ट हम्बी नाम का एक अप्रवासी 1905 के अध्याय 6 सिनर्जिज्म विवाह स्वर्ग में निश्चित किए जाते हैं। अर्नेस्ट हम्बी नाम का एक अप्रवासी 1905 के विश्व मेले में कागज जैसे पतले वेफर को बेचने का भरकस प्रयास कर रहा था। वह सुबह से शाम तक इस काम में लगा रहता था। उसने वेफल स्टैंड के सामने से जो भी निकलता उसे वह मुफ्त में सैंपल भी देता था, लेकिन परिणाम शून्य। किसी ने भी उसके वेफल्स को नहीं खरीदा। दिन ब दिन स्थिति बदतर होती जा रही थी। दोपहर के समय भूखे प्यासे हजारों दर्शक अर्नेस्ट के एकाकी वेफल स्टैंड के सामने से गुजरते और 2 दुकानों के आगे आइसक्रीम विक्रेता को बेचारा अर्नेस्ट दिन भर देखता रहता। बेचारा कितनी शर्मिंदगी महसूस करता होगा। एक तपती उमस भरी दोपहर को अर्नेस्ट की किस्मत ने पलटा खाया। आइसक्रीम की बिक्री इतनी जोरों पर थी कि विक्रेता के पास अर्नेस्ट के पास कोई प्लेट नहीं थी। उसके पास तो केवल नरम मीठे पर्शियन वेफर का ही भरपूर स्टॉक था, जिसे वह दे नहीं पाया। एकाएक अर्नेस्ट को एक उपाय नजर आया। इस वेफर को मोड़कर कोन की शक्ल देकर उसमें आइसक्रीम दी जा सकती है। एकदम सही, कोन का नया रूप बहुत ज्यादा पसंद किया गया और यहीं से आइसक्रीम और कोन के इश्क की शुरुआत विश्व में प्रारंभ हुई। आइसक्रीम और अर्नेस्ट वेफर कोन का प्रचलन घोड़ा और गाड़ी की तरह एक दूसरे पर आश्रित हो गया। यह तो स्वर्ग में निश्चित विवाह था। एक ही रात में आइसक्रीम कोन प्रसिद्ध हो गया और 1905 के विश्व मेले की यह एक उपलब्धि हो गया। एक शताब्दी के बाद आज भी आइसक्रीम कोन विश्व की चाहत है। आइसक्रीम की कहानी सिनर्जिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब यह है कि 2 अलग अलग शताब्दी के बाद आज भी आइसक्रीम कोन विश्व की चाहत है। आइसक्रीम की कहानी सिनर्जिज्म का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब यह है कि 2 अलग अलग उत्पादों या धारणाओं का मिलन हमेशा उसके घटकों के योग से कहीं अधिक होता है। आइसक्रीम कोन एक सृजनात्मक सिनर्जिज्म है जो वास्तव में कार्य में परिणत हुआ। आइसक्रीम का स्वाद बहुत अच्छा हुआ। वेफर का स्वाद अच्छा होता है। दोनों को साथ मिलाओ, उनका स्वाद द्विगुणित हो जाता है। सृजनशील सिनर्जिज्म का आश्चर्यजनक सामर्थ्य। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जब 2 एकदम अलग अलग धारणाओं के सिनर्जिज्म ने नए उत्पाद को जन्म दिया, जिसने इंटरप्राइजेज के लाभ और अवसरों को अप्रत्याशित रूप से बढ़ाया। सिनर्जिज्म की मेरी प्रमुख कहानियों में से एक है अपने उत्पाद की बहुत ज्यादा बिक्री करने वाली को एक नए एडिसिव के साथ अपना एक असफल प्रयोग याद आ गया। उसने कागज के दूसरी ओर उसे लगाए जाने की सलाह दी। इस प्रकार नोटपैड और असफल एडिसिव का अवांछित विवाह पोस्ट इट नोट के रूप में संपन्न हुआ। यह उत्पाद 3M के लिए प्रति वर्ष करोड़ों डॉलर्स का अर्जन करता है। सफल सिनर्जिज्म का राज। 2 अलग असंबद्ध धारणाओं को मिलाकर एकदम नए उत्पाद या सेवा को निर्मित करना ही सफल सिनर्जिज्म का रहस्य है। कई बार सिनर्जिज्म भाग्य से ही सफल हो जाता है, जैसे कि आइसक्रीम कोन की खोज में हुआ। अन्यथा कुछ सृजनशील व्यक्तियों के विचार का परिणाम ही सिनर्जिज्म होता है, जो लीक से हटकर विचार करते हैं। कारण जो भी हो, सामर्थ्यवान
अनुपेक्षित विषम्यकारी का होता है। आइए आज प्रचलित मॉडर्न सिनर्जिज्म का विवरण संक्षेप में देखते हैं। तो खोज जिसका समस्त विश्व के लोगों के जीवन पर आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ा है। ऑटोमोबाइल। यदि विश्व स्तर पर कृत सर्वे में लोगों से पूछा जाए कि 20वीं शताब्दी की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व खोज क्या है, तो अधिकांश लोग कहेंगे कि ऑटोमोबाइल। घोड़े से चलने वाली गाड़ी और आंतरिक कंबस्टन इंजन की सिनर्जिज्म संयोग से जर्मनी के कार्ल बेंज और अमेरिका में हेनरी फोर्ड ने आधुनिक युग को यह उपहार दिया। फैक्स मशीन। क्या आप फैक्स मशीन के बिना व्यापार की कल्पना कर सकते हैं? टेलीफोन के अलावा आज उपलब्ध व्यापारिक उपकरणों में अति दक्ष और कम खर्चीला केवल एक ही उपकरण है, वह है फैक्स, कॉपियर और टेलीफोन का संयोजन। कितनी बढ़िया धारणा और कितनी अच्छी सुविधा। पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर भी एक सिनर्जिस्टिक उत्पाद है। कैलकुलेटर और टाइपराइटर संयोजन। 1960 के प्रारंभ में स्टीवन जॉब एप्पल कंप्यूटर के सह संस्थापक की दूरदृष्टि का यह परिणाम है। उन्होंने कल्पना की अब वह दिन दूर नहीं है जब विश्व के प्रत्येक घर, कार्यालय और स्कूल की प्रत्येक टेबल पर एक छोटा सा कम खर्चीला बहुत ही अधिक शक्तिशाली कंप्यूटर विराजमान होगा। पर्सनल कंप्यूटर में भी सिनर्जिज्म का उत्कृष्ट उपयोग हुआ है। फ्रेंचाइजी। इस पर बहस की जा सकती है कि 20वीं शताब्दी का अत्यंत सफल बिजनेस मॉडल फ्रेंचाइजी है। सफल दुकानों की श्रृंखला और छोटे व्यापारियों का सिनर्जिज्म संयोजक ही फ्रेंचाइजी है, जैसे सीयर्स। पिछले 50 वर्षों के दौरान यह धारणा इतनी सफल रही है कि आज कुछ विशेषज्ञों का मत है कि यूनाइटेड स्टेट में बेची जाने वाली सेवाओं या सामान का 1/3 से ज्यादा हिस्सा फ्रेंचाइजी के माध्यम से बेचा जाता है। यह सही है कि इन 4 सफल सिनर्जिज्म का विश्व पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। निश्चय ही प्रत्येक सिनर्जिज्म से अगणित लोगों ने अपार संपत्ति अर्जित की है, लेकिन यह कहना अधिक सही होगा कि सूची में अंतिम फ्रेंचाइजिंग ही एक ऐसा माध्यम है जिसकी नकल औसत व्यक्ति अपनी संपत्ति अर्जन के तरीके के रूप में कर सकता है। फ्रेंचाइजिंग नकल का स्वप्न साकार हुआ। यह कटु सत्य है कि नए कंप्यूटर बनाने या डिजाइन करने या कार डीलरशिप लेने व चलाने के लिए अथवा फैक्स मशीन बेचने के लिए दुकान हेतु बहुत कम लोगों के पास ही धन और दिमाग होता है। वास्तव में आप इन एंटरप्राइजेस की नकल नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए विशिष्ट योग्यता, बहुत सा धन या दोनों का होना आवश्यक है। फ्रेंचाइजिंग का यही सौंदर्य है। परिभाषा के अनुसार आवश्यक है। फ्रेंचाइजिंग का यही सौंदर्य है। परिभाषा के अनुसार फ्रेंचाइजी अनुकरण न हो सके तो वे फ्रेंचाइजी नहीं हो सकते। फ्रेंचाइजिंग उपभोक्ता के लिए वरदान है, क्योंकि फ्रेंचाइजिंग के साथ एक सफल उत्पाद या सेवा का अनुकरण समय विश्व में सैकड़ों या हजारों स्थलों पर किया जा सकता है। मैकडोनाल्ड इसका आदर्श उदाहरण है। पहला रेस्टोरेंट केवल एक ही शहर में स्थित था, सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया। जिन्होंने भी वहां खाया उनमें से अधिकांश ने मैकडोनाल्ड भाइयों के सस्ते हैमबर्गर और फ्रेंचाइजी को हमेशा याद रखा। लेकिन फ्रेंचाइजिंग के पूर्व केवल स्थानीय लोग ही उनके भोजन के स्वाद का आनंद ले सकते थे, क्योंकि वह केवल एक ही स्थान पर उपलब्ध था। लेकिन फ्रेंचाइजिंग के माध्यम से देश के प्रत्येक शहर में अपने बर्गर्स और फ्राइज को उपलब्ध हुआ। 1000 मैकडोनाल्ड रेस्टोरेंट हैं और प्रति 2 दिनों के अंतराल से विश्व में कहीं न कहीं एक नए की शुरुआत हो जाती है। फ्रेंचाइजी मालिक और ऑपरेटर कैसा अनुभव करते होंगे? वे तो आनंद विभोर होंगे। स्पष्ट है कि हजारों बिजनेस मालिकों के लिए नकल का स्वप्न फ्रेंचाइजिंग साकार हुआ। फ्रेंचाइजिंग यह कैसे काम करता है? वास्तव में व्यक्तियों के लिए संपत्ति अर्जन हेतु तरीके की नकल करने का एक प्रमाणिक तरीका है। फ्रेंचाइजिंग सफल व्यापार का अनुकरण, सफल पार्टनरशिप का आदर्श नमूना है। फ्रेंचाइजिंग 20वीं शताब्दी की शायद सफलतम व्यापारिक कहानी है। जब मैकडोनाल्ड ने 1950 के मध्य में अपने पहले फ्रेंचाइजी की शुरुआत की थी, तो फ्रेंचाइजिंग के बारे में लोगों को गलतफहमी हो गई थी और
अति गंभीर निवेशकर्ताओं ने भी इसे गलत समझा था। आज केवल 50 वर्षों के बाद ही तो फ्रेंचाइजिंग के बारे में लोगों को गलतफहमी हो गई थी और अति गंभीर निवेशकर्ताओं ने भी इसे गलत समझा था। आज केवल 50 वर्षों के बाद ही फ्रेंचाइजिंग विश्व प्रसिद्ध चमत्कार है, आश्चर्य है। नेटवर्क मार्केटिंग मौलिक सिनर्जिज्म है। एक क्षण के लिए कल्पना करें कि आप संपत्ति अर्जन के मौलिक सिनर्जिज्म के इंचार्ज हैं। सिनर्जिज्म इतना विस्मयकारी है, इतना सामर्थ्यशाली है कि यह इस ग्रह पर प्रत्येक व्यक्ति को व्याप्त हो जाएगा और इस प्रक्रिया में उनके जीवन को समृद्ध व उन्नत कर देगा। आपका सिनर्जिज्म इतना अनुकरणीय होना चाहिए कि कोई भी उसकी नकल कर सके। आपका सिनर्जिज्म कम खर्चीला होना चाहिए कि कोई भी उससे संबंध हो सके। आपके सिनर्जिज्म में लीनियर के स्थान पर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना चाहिए। आपके सिनर्जिज्म को दोनों में व्याप्त नकल सिस्टम होना चाहिए। मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि एक ऐसा ही मौलिक सिनर्जिज्म उपलब्ध है। यह स्वर्ग से निश्चित जोड़ी है। विश्व इतिहास में संपत्ति अर्जन करने के अत्यंत सामर्थ्यवान 2 तरीकों का सृजनशील संयोजन यह है। फ्रेंचाइजी जो एक्सपोनेंशियली बढ़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग की सिनर्जिज्म अपने आप में उत्कृष्ट है। यह आइसक्रीम का कोन है, यह ऑटोमोबाइल है, यह फैक्स मशीन है। मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिए। यदि आप समझते हैं कि फ्रेंचाइजिंग बड़ी चीज है तो आपने अभी तक कुछ नहीं देखा है। अध्याय 7 नेटवर्क मार्केटिंग मौलिक नकल सिस्टम। अभी तक हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि अनुकरण करना ही फ्रेंचाइजी की सफलता की कुंजी है और यह भी कि मौलिक नकल सिस्टम। अभी तक हम इस बात पर सहमत हो चुके हैं कि अनुकरण करना ही फ्रेंचाइजी की सफलता की कुंजी है और यह भी कि चक्रवृद्धि के द्वारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समय का मान रखने वाला संपत्ति अर्जन का एक तरीका है। इसलिए मैंने नेटवर्क को मौलिक सिनर्जिज्म का नाम दिया है। इसमें फ्रेंचाइजी की धारणा में से उत्कृष्ट के साथ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की धारणा में से उत्कृष्ट का संयोजन होता है। यह तो स्वर्ग में निश्चित विवाह ही है। संपत्ति अर्जन के मौलिक नकल सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का सृजन करने के लिए इसका संयोजन किस प्रकार से होता है, यह सीखने से पूर्व आइए इन दोनों धारणाओं में से प्रत्येक पर हम कुछ क्षण विचार करते हैं। बिन मोल सेवक का यह उदाहरण है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, एक रखने वाला संपत्ति अर्जन का एक तरीका है जिसका हजारों वर्षों से धनी लोग लाभ उठाते रहे हैं। बाइबल में भी चक्रवृद्धि के लाभ की महत्वता को प्रतिपादित किया गया है। बिनमोल सेवक का एक दृष्टांत यीशु ने भी दिया है। दृष्टांत इस प्रकार से है। एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक लंबी व्यापारिक यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहा था। उसने अपने 3 विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और प्रत्येक को कुछ राशि सुरक्षित रखने के लिए दी। पहले सेवक को 5 हिस्से मिले, दूसरे सेवक को 2 हिस्से मिले और तीसरे सेवक को 1 हिस्सा मिला। पहले 2 सेवकों ने उन्हें प्राप्त राशियों का निवेश कर दिया और जब उनके स्वामी वापिस आए तब तक उन्होंने मूलधन को दोगुना कर दिया था। मालिक ने उनकी समझदारी की सराहना की। तीसरे सेवक ने, जिसे धन के खो जाने का भय था, भला बुरा कहा और उसे तत्क्षण से नौकरी से निकाल दिया। आपके लिए कार्य करने हेतु धन को लगाएं। विवेक सम्मत और उत्पादक पूर्ण निर्णयों को लेने के महत्व को इस दृष्टांत में समझाया गया है, चाहे वे वित्तीय निर्णय हो या फिर आध्यात्मिक हो। अवसर या धन या योग्यता या क्षमता या सहानुभूति से अनुग्रहित होना ही पर्याप्त नहीं होता। वास्तविक मुद्दा तो यह है कि इन अनुग्रहों का आप क्या करते हैं। इन्हें जमीन में दबा देते हैं जिससे कि वे वैसे ही रहें, अथवा विवेकपूर्ण तरीके से इनका निवेश करते हैं जिससे कि वे बढ़े और दुगने हों। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का सामर्थ्य सुस्पष्ट है। आप अपने धन को
अपने लिए कार्य करने हेतु लगाते हैं, जिससे कि आप उसे दुगुना और पुनः दुगुना बार बार कर सकें। कह रहे हैं दुगुना बार बार कर सकें। चक्रवृद्धि के साथ आपका धन आपके लिए कार्य करता रहता है, उस समय भी जब आप सो रहे होते हैं। चक्रवृद्धि विश्व का 8वां आश्चर्य है। यह कहते समय आइंस्टीन जानते थे कि वे क्या कह रहे हैं। समय महत्वपूर्ण है, निश्चित ही इसमें कुछ समस्या है, अन्यथा संपत्ति अर्जन के एक एक्सपोनेंशियल सिस्टम की प्रत्येक व्यक्ति कॉपी कर सकता था और संसार का प्रत्येक व्यक्ति अमीर होता। सही है न? पारंपरिक चक्रवृद्धि में 2 चुनौतियां होती है और हम में से अधिकांश के लिए ये बड़ी चुनौतियां होती है। पहली है, धन निवेश के लिए सभी खर्चे पूरे हो जाने के बाद हमारे पास कुछ धन शेष भी बचना चाहिए। बदकिस्मती यह है कि ऐसा कोई कोई ही होता है। किसी कॉमेडियन ने एक बार कहा था, हम में से अधिकांश का धन माह के प्रारंभ में ही समाप्त हो जाता है। एक औसत व्यक्ति खुशकिस्मत होता है यदि वह मासिक $100 बचा सके और वर्ष में $1200 बचा सके। क्या यह छोटी सी बचत नहीं है? दूसरे, चक्रवृद्धि की मार्फत आपके धन को बढ़ाने में समय लगता है, बहुत अधिक समय। यदि स्टॉक मार्केट में 10% की दर से वृद्धि हो तो $1000 को दुगुना होकर $2000 होने में 7 साल से अधिक का समय लगता है। यदि आपके पास निवेश करने के लिए केवल थोड़ा सा ही धन हो या ज्यादा भी हो तो दुगुनेकरण की धारणा आकर्षक नहीं लगती। वास्तविकता यह है कि बहुत सारे लोग चक्रवृद्धि के द्वारा अपने धन को दुगुना करके अमीर होने में व्यस्त हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को धन्यवाद, आज फ्रेंचाइजी प्रकार का सिस्टम उपलब्ध है, जिससे आप दशकों के स्थान पर संपत्ति और स्वतंत्रता एक्सपोनेंशियल सिस्टम ही उत्तर है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अधिक अनुकरणीय है, संपत्ति अर्जन के लिए यह मौलिक कॉपीकैट सिस्टम है। यह कम खर्चीली फ्रेंचाइज प्रकार की धारणा है जो किसी प्रकार की संभावना नहीं छोड़ती है। नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता के लिए आपके पास टॉम क्रूज या व्हिटनी हाउसन की भांति स्टार योग्यता का होना आवश्यक नहीं है और अल्बर्ट आइंस्टीन या बिल गेट्स की भांति जीनियस होकर जन्म लेने की भी जरूरत नहीं है। मनोरंजन उद्योग के अनुरूप नेटवर्क मार्केटिंग की निर्मित केवल स्टार के चारों ओर ही नहीं होती, इसकी निर्मित सामान्य लोगों के इर्द गिर्द होती है जो प्रमाणिक सिस्टम की कॉपीराइटिंग प्रकार असामान्य परिणामों को प्राप्त करते हैं और फिर दूसरों को भी वैसा ही करने के लिए सिखाते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी को प्रारंभ करने के लिए हजारों डॉलर करते हैं और फिर दूसरों को भी वैसा ही करने के लिए सिखाते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी को प्रारंभ करने के लिए हजारों डॉलर को खर्च करने के स्थान पर आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग के फ्रेंचाइजी को प्रारंभ करने के लिए केवल कुछ $100 का ही निवेश करना होता है। इसलिए कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों की फ्रेंचाइजी कहते हैं और इसलिए मैं इसे वैकल्पिक फ्रेंचाइज कहता हूं। सही योजना की नकल करें। एक बड़े लाभदायक फ्रेंचाइजी को स्थापित करना और एक बड़े लाभदायक नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशनशिप को स्थापित करना एक जैसा ही है। मास्टर कॉपीकैटर के रूप में आपकी क्षमता एक योग्यता जिसके संदर्भ में हम सहमत हैं कि यह आप में है, जो आपको ईश्वरीय देन है जिससे आपको फायदा उठाना है। केवल अंतर इतना ही है कि नेटवर्किंग के द्वारा आप फ्रेंचाइजी प्रकार की धारणा को, जब आप किसी फ्रेंचाइजी में अपने धन का निवेश करते हैं या जब आप नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार में अपने समय का निवेश करते हैं, तो आप वास्तव में क्या निवेश करते हैं? केवल सिस्टम। कई $बिलियन के एंटरप्राइजेज जैसे मैकडोनाल्ड से कुछ प्राप्ति का प्रयास करने की अपेक्षा सफलता के उनके ब्लूप्रिंट का अनुगमन करने से क्या ज्यादा समझदारी नहीं है? मैकडोनाल्ड्स कॉरपोरेशन अपने फ्रेंचाइजी त्रुटि रहित सिस्टम में उपलब्ध कराते हैं। मैकडोनाल्ड के स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर का नाम सुनकर लोगों को शायद हंसी आ जाएगी। उसे हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, लेकिन मैकडोनाल्ड के हेडक्वार्टर में शिक्षण और प्रशिक्षण एक गंभीर व्यवसाय है। मैकडोनाल्ड का फ्रेंचाइजी प्राप्त करने के लिए
आपको हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा और उनके प्रमाणित सिस्टम जो पिछले 50 वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर एक गंभीर व्यवसाय है। मैकडॉनल्ड का फ्रेंचाइजी प्राप्त करने के लिए आपको हैम्बर्ग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना होगा और उनके प्रमाणित सिस्टम जो पिछले 50 वर्षों से सफलतापूर्वक काम कर रहा है को नकल करना सीखना होगा। यदि सिस्टम को कॉपी कैट करना सीखने के लिए आप इच्छुक नहीं हैं, तो आपको फ्रेंचाइजी नहीं मिलेगी। यह एकदम स्पष्ट है। अंतिम बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स असफल फ्रेंचाइजी नहीं स्वीकार करता है, फ्रेंचाइज ही विजेता है। यह कहना उचित होगा कि 1980 से 90 के दौरान फ्रेंचाइजिंग विश्व का सर्वश्रेष्ठ कॉन्सेप्ट था और इंडस्ट्री आज तक उस चमत्कारिक उन्नति का उपभोग कर रही है। एंटरप्रेन्योर मैगजीन के अनुसार 1996 में विश्व में फैले 5,40,000 फ्रेंचाइजी ने $758 बिलियन का व्यापार किया। इंडस्ट्री इसी की प्रतिष्ठा का आज भी उपभोग कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग की तुलना फ्रेंचाइजिंग से कैसे करें? एक सफल फ्रेंचाइजर के रोल को नेटवर्क मार्केटिंग अपनाती है। गुणवत्ता युक्त उत्पाद और टर्नकी सिस्टम जो निश्चित मार्केटिंग और प्रशिक्षण सामग्री जैसे ब्रोशर, टेप, पंपलेट और इत्यादि से समर्थित होते हैं कि मार्फत नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी फ्रेंचाइजीज की सहायता करता है। जब फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों मिल जाते हैं तो सिस्टम ही सफलता की कुंजी बन जाता है। अनुकरण करने में आपकी क्षमता पर ही आपकी सफलता निर्भर होती है, खोज में नहीं। मौजूदा सिस्टम की कॉपी कैटिंग में आप जितने अच्छे होते हैं उतना ही अधिक आप सफल होते हैं। आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को कब ज्वाइन किया है, इससे कोई मतलब नहीं होता। आप अपनी कंपनी के मुखिया हमेशा बने रहेंगे। इससे कोई मतलब नहीं होता। आप अपनी कंपनी के मुखिया हमेशा बने रहेंगे और आपका प्रत्येक स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर भी अपनी कंपनी का मुखिया होता है। मुख्यतः यह मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का नेटवर्क है। फ्रेंचाइजी की अपेक्षा नेटवर्किंग की खूबियां। यद्यपि फ्रेंचाइजिंग और नेटवर्किंग दोनों ही कॉपीकैट सिस्टम है, लेकिन फ्रेंचाइज की तुलना में नेटवर्किंग कई प्रमुख सुविधाओं का उपभोग करता है। नेटवर्क मार्केटिंग ने अच्छी बातों को फ्रेंचाइजिंग अनुकरणीय योग्य सिस्टम की धारणा से ग्रहण किया है और बाकी को छोड़ दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कॉपीकैट मार्केटिंग को नेटवर्किंग एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। इसलिए कुछ विशेषज्ञ इसके संदर्भ में कहते हैं, स्वतंत्र एंटरप्राइजेज के विकास में उठा हुआ कदम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के साथ फ्रेंचाइजी के अनुरूप का व्यापार करता है, उत्पादों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है और डिस्ट्रीब्यूटरों के नेटवर्क को तैयार करता है। लेकिन फ्रेंचाइजी की तरह नेटवर्क मार्केटियर के रूप में आपको फ्रेंचाइजी का रोल नहीं निभाना पड़ता। अपने व्यापार में अन्य लोगों को लगाकर और संपत्ति अर्जन के एक प्रमाणिक तरीके की नकल करना उन्हें सिखाने के लिए आप फ्रेंचाइजर का रोल निभाने का चयन कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आप कितने ही फ्रेंचाइजर्स के मालिक क्यों न हो, फ्रेंचाइजीज की उन्नति हमेशा लीनियर ग्रोथ में ही नियत है। इसे मैं कुछ उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगा। पहले उदाहरण में मान लीजिए कि आप 6 फ्रेंचाइजीज के मालिक हैं। आप चाहे कितने भी अतिरिक्त फ्रेंचाइजीज प्राप्त कर लें, परंतु ग्रोथ हमेशा लीनियर आधार पर ही होगी, जिसका मतलब यह है कि आप अपने 6 फ्रेंचाइजीज के कुल लाभ से ज्यादा नहीं कमा सकेंगे। दूसरा उदाहरण है मान लीजिए कि आप स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटरों के एक बढ़ रहे नेटवर्क के मुखिया हैं। कुछ समय के अंदर ही आपने स्वतंत्र 6 अच्छे डिस्ट्रीब्यूटरों का नेटवर्क तैयार कर लिया है और स्वयं सीखी हुई नकल का अनुकरण उन्हें सिखाकर अपने 6 डिस्ट्रीब्यूटरों के रूप में स्वयं अपने 6 प्रतिरूप तैयार कर लिए। इन 6 प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटरों में से प्रत्येक इस सिस्टम की कॉपीकैट करता है और 6 नए डिस्ट्रीब्यूटरों को तैयार करता है और यह प्रक्रिया जारी रहती है। 6 डिस्ट्रीब्यूटरों को तैयार करने तथा आपने अपने संस्थान में क्या किया है, इसकी कॉपीकैट करना अपने नए व्यक्तियों को सिखाकर आपने अपने व्यापार की लीवरेजिंग हजारों वैकल्पिक फ्रेंचाइजीज से कर ली है। और यह तो केवल बर्फ की सतह पर दिखाई देने वाला हिस्सा है।
जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की दोगुनीकरण धारणा काम करने लगेगी तो ग्रोथ विषम्यकारी हो जाएगी। कंप्यूटरों में लगेगी तो ग्रोथ विषम्यकारी हो जाएगी। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के सामर्थ्य की वजह से कुछ नेटवर्क मार्केटियरों के पास हजारों की संख्या में संस्थान होते हैं, शायद हजारों से भी कई गुने। इन सभी डिस्ट्रीब्यूटरों में से प्रत्येक के पास अर्जित समेकित उत्पाद प्रमात्रा पर प्राप्त कमीशन की कल्पना करें। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इसलिए कुछ नेटवर्क मार्केटियर अमीर और प्रसिद्ध व्यक्तियों की तरह जीवन बिताते हैं। केवल संस्तुत करने के लिए ही आप भुगतान प्राप्त करते हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्कृष्ट विज्ञापन वह होता है जिसका प्रचार हम स्वयं अपने मुख से करते हैं। क्या यह सही नहीं है? यही तो हम हमेशा करते रहते हैं। यदि हम अच्छी फिल्म देखते हैं, जैसे फॉरेस्ट गंप, तो अपने साथियों को भी देखने के लिए कहते हैं, लेकिन जब हमारे मित्र देखने जाते हैं तो क्या हमें भुगतान मिलता है? नहीं, मालिक हम करते हैं। जब हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं तो अपने परिवार व मित्रों को उसके संबंध में बताते हैं, लेकिन हमारे मित्रों द्वारा भोजन करने पर क्या रेस्टोरेंट मालिक हमें कमीशन देता है? बिल्कुल नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आपके उपयोग किए जा रहे उत्पादों और सेवाओं को किसी भी प्रकार संस्तुत करने पर आपको कमीशन मिलता है। यह एक विन विन स्थिति है जिसमें दोनों फायदे में रहते हैं तथा विश्व में यह एक बहुत ही प्रभावी और नैतिक प्रकार की मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कार्य करती है? आप जानते ही हैं कि मैकडोनाल्ड ने विश्व भर में फैले अपने 20,000 से ज्यादा रेस्टोरेंटों के साथ अपना व्यापार प्रारंभ नहीं किया था। उन्होंने तो केवल एक ही रेस्टोरेंट से अपना व्यापार प्रारंभ किया था और फिर पहले के अनुरूप ही दूसरा रेस्टोरेंट प्रारंभ किया। इसी तरह आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से व्यक्ति किया था और फिर पहले के अनुरूप ही दूसरा रेस्टोरेंट प्रारंभ किया। इसी तरह आप भी नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को प्राप्त करना प्रारंभ कर सकते हैं। आपको केवल स्वयं, अपने आप और एक अन्य व्यक्ति के साथ प्रारंभ करना है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके व्यापार में प्रति माह एक नए व्यक्ति का समावेश कर पाना आपके लिए संभव है? केवल एक पार्टनर जो स्वतंत्रता, पहचान, खुशियां और सुरक्षा में विश्वास करता हो। एक पार्टनर जो अपने तथा अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधारना चाहता हो। एक माह में केवल एक अच्छा व्यक्ति, केवल यही इसकी जरूरत है। प्रति माह एक व्यक्ति के हिसाब से 4096 कैसे हो जाते हैं? जब एक बार आपने किसी व्यक्ति का समावेश अपने नेटवर्क में कर लिया, आप उसके प्रशिक्षक बन जाते हैं। सिखाना होता है। अब दूसरे महीने में आपको अपने पहले व्यक्ति को यह सिखाना होगा कि आपने जो कुछ भी किया है उसकी नकल वह कैसे करे। साथ ही आपको एक नए व्यक्ति का भी समावेश करना होगा। अब आपके पास 4 व्यक्तियों का ग्रुप है, आप और 3 अन्य, सही है? उसके बाद आप अपने स्पॉन्सरकर्ता के सिस्टम की नकल करने लगते हैं और साथ ही अपनी स्वयं की नकल करना अपने नए पार्टनरों को सिखाते हैं। तीसरा माह, चौथे माह, 5वें और आगे भी आप यही कार्य जारी रखते हैं। आपके पहले वर्ष की समाप्ति के बाद आपने स्वयं 12 लोगों को स्पॉन्सर किया। प्रत्येक माह के दौरान एक और उनमें से प्रत्येक ने प्रति माह एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया। इसी प्रकार यह आगे बढ़ा होगा। अब पहले वर्ष के अंत में आइए देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एक सामान्य से एक ने प्रति माह एक व्यक्ति को स्पॉन्सर किया। इसी प्रकार यह आगे बढ़ा होगा। अब पहले वर्ष के अंत में आइए देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के एक सामान्य से अनुकरणीय फ्रेंचाइजी जैसी धारणा, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है, ने आपके बिजनेस को किस प्रकार बढ़ाया है। एक माह में केवल एक व्यक्ति को स्पॉन्सर व उनमें से प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आपके प्रयासों की नकल कर प्रत्येक माह में एक व्यक्ति को स्पॉन्सर करने से 12 माह के अंत में आपके संगठन में वैकल्पिक फ्रेंचाइजीज के रूप में 4096 स्वतंत्र बिजनेसकर्ता होंगे। यहीं पर तो इसका विषम्यकारी रूप नजर आता है। आपके संगठन की बिक्री वॉल्यूम के एक निश्चित प्रतिशत के हिसाब से कंपनी आपको भुगतान करती है। यदि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी केवल 3% से
28% के मध्य बिक्री कमीशन का भुगतान करती है तो आप $12,000। नेटवर्क मार्केटिंग के सिद्धांत के संदर्भ में हमने बहुत चर्चा कर ली है। इस डायनामिक इंडस्ट्री के संदर्भ में कुछ तथ्यों का अब हम अवलोकन करेंगे। सर्वप्रथम यह है कि नेटवर्क मार्केटिंग फ्रेंचाइजिंग की तरह 50 वर्ष पुरानी इंडस्ट्री है। निर्माता के पास से ग्राहक तक उत्पादों एवं सेवाओं के डिस्ट्रीब्यूशन का यह एक सामर्थ्यवान प्रभावी तरीका है। नेटवर्क मार्केटिंग आज 125 देशों में बिजनेस करने का एक सुस्थापित तरीका है और विश्व भर में लगभग 20 मिलियन लोग किसी न किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के स्वतंत्र डिस्ट्रीब्यूटर है। लीडर का अनुगमन करें। किसी भी इंडस्ट्री का मूल्यांकन करते समय आपको लीडर की ओर देखना चाहिए, क्योंकि लीडर की चाल से ही इंडस्ट्री की दिशा का पता चलता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट, गैर अल्कोहलीय पेयों में चाल से ही इंडस्ट्री की दिशा का पता चलता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट, गैर अल्कोहलीय पेयों में कोका कोला और ए से ही अन्य दोनों ही कंपनियां अपनी इंडस्ट्री को उन्नति के मामले में नई दिशा दे रही है। नेटवर्क मार्केटिंग में इंडस्ट्री लीडर एमवे कॉर्पोरेशन ऑफ एडा, मिशिगन अन्य सभी का नेतृत्व कर रहा है। एमवे के पास 75 देशों में 2.5 मिलियन डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या है, जिनका विदेशी व्यापार एमवे के कुल व्यापार का 2/3 है। जापान में आकार और लाभप्रदता के मामले में कोका कोला के बाद एक बहुत तेजी से उन्नति करने वाली विदेशी स्वचालित वाली कंपनी एमवे जापान है। एमवे कॉर्पोरेशन ने विश्व स्तर पर 1994 में $5.3 बिलियन का, 1995 में $6.3 बिलियन का और 1996 में $6.8 बिलियन का व्यापार किया और वर्तमान में 19% की दर से वह उन्नति कर रही है, अर्थात जिसका मतलब होता है प्रति वर्ष 1 बिलियन। यह एक विशाल कंपनी है। वार्षिक राजस्व के मामले में प्रोक्टर एंड गैम्बल के बाद एमवे का दूसरा नंबर आता है और फॉर्च्यून 500 प्रमुख में आने वाले कोलगेट, पामोलिव और जॉनसन एंड जॉनसन से यह आगे है। यह तो स्पष्ट हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग केवल एक सिद्धांत ही नहीं है और अब यह विवादात्मक भी नहीं है। 20 वर्ष पहले फ्रेंचाइजी जहां थी, आज वहां नेटवर्क मार्केटिंग है। यह लोगों की फ्रेंचाइजी बांटना जो एक्सपोनेंशियल बढ़ती है और अपनी उन्नति की ऊंचाइयों की ओर इसने बढ़ना प्रारंभ किया है। विशाल कदमों में उन्नति। पिछले कुछ वर्षों के दौरान इंडस्ट्री ने एक अच्छी उन्नति प्रतिष्ठा प्राप्त की है। जब मैंने पहले इस इंडस्ट्री के संबंध में 1990 के दशक के दौरान लिखना प्रारंभ किया था, नेटवर्क मार्केटिंग $20 बिलियन प्रति वर्ष का व्यापार था। उसके बाद से प्रति $20 बिलियन प्रति वर्ष का व्यापार था। उसके बाद से प्रतिवर्ष 10% की दर से इसमें उन्नति होती गई और 1996 में विश्व स्तर पर इसने $100 बिलियन की बिक्री को प्राप्त कर लिया है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि उन्नति की चरम सीमा तो अभी आनी बाकी है। नेटवर्क मार्केटिंग के स्वर्ण युग में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। 20 वर्ष पहले फ्रेंचाइजिंग जहां थी, आज वहां नेटवर्क मार्केटिंग है, जिसका मतलब है कि अभी उत्कृष्टता आनी बाकी है। मैं ऐसा अनुमान इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपोनेंशियल लाभ की वजह से अगले दशक के दौरान इंडस्ट्री फ्रेंचाइजी बिक्री से आगे निकल जाएगी। यह एक बहुत बड़ा झुकाव है। यह विश्व स्तरीय गतिविधि होगी। इसे मैं E2 गतिविधि का नाम देता हूं। E² से तात्पर्य है एक्सपोनेंशियल है एंटरप्रेनर, ग्रह आधारित एंटरप्रेन्योरशिप की लहर जो विश्व को अपने आप में समेट रही है का लाभ लेने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग निश्चित ही अपने आप को समर्थ बना चुका है। अब आपको अपने आप से एक प्रश्न पूछना है, क्या मैं उन लोगों में से एक होऊंगा जो अगले दशक के दौरान नेटवर्क मार्केटिंग के विस्मयकारी फैलाव को देखने वाले होंगे, या मैं उन लोगों में से एक होऊंगा जो उसके फैलाव को बढ़ाने वाले होंगे और उन प्रक्रिया का लाभ कमाने वाले होंगे। निष्कर्ष, अब आपकी बारी है। नकल के संदर्भित पुस्तक का समापन करने का अच्छा तरीका होगा
प्रकृति के सबसे अच्छे नकल की कहानी सुनाना। प्रोसेशनरी कैटरपिलर्स। इस सुंदर से कीड़े का नाम उसे उसके चलने के तरीके से पड़ा है, जो एक के पीछे एक की कतार में चलता है। प्रोसेशनरी कैटरपिलर्स अब एक कैटरपिलर के बहुत बड़े कॉपी कैटर होते हैं। वास्तव में केवल वे नकल करना ही जानते हैं। उनकी झुंड में रहने की प्रवृत्ति इतनी अधिक शक्तिशाली होती है कि वे एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, एक के बाद एक, प्रारंभ से अंत तक, मीलों तक। वर्षों पहले फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने इन प्रोसेशनरी कैटरपिलर की झुंड में रहने की प्रवृत्ति के सामर्थ्य की जांच करने के लिए एक प्रयोग किया। एक बड़ा वाटर पॉट जो कैटरपिलर्स के मुख्य भोजन पत्तों और ताजे पानी से भरा था, के रिम पर बहुत सारे कैटरपिलर्स को छोड़ दिया। जैसा सोचा गया था वही हुआ। कैटरपिलर्स ने अपने आगे चलने वाले कैटरपिलर्स के पीछे चलना प्रारंभ कर दिया और इस तरह वे फ्लावर पॉट के रिम का ही चक्कर लगाते रहे। घंटों बिना रुके दिन रात चलते रहे। भोजन और जल कैटरपिलर से केवल कुछ ही इंच की दूरी पर था, लेकिन झुंड में उनके चलने की प्रवृत्ति इतनी पिलर से केवल कुछ ही इंच की दूरी पर था, लेकिन झुंड में उनके चलने की प्रवृत्ति इतनी अधिक शक्तिशाली थी, एक भी कैटरपिलर उसे छोड़कर अलग नहीं हुआ। लगातार 7 दिनों तक चलते रहने के बाद सारे कैटरपिलर थकान से चूर होकर मर गए। आप कॉपीकैट के लिए किसको चुन रहे हैं? प्रोसेशनरी कैटरपिलर की भांति हम मानवों में भी साथ रहने की प्रवृत्ति बहुत अधिक तेज होती है, इसलिए हम इतने अच्छे कॉपीकैटर्स हैं। लेकिन हमारी यह प्रवृत्ति हमारे सोचने की क्षमता से संकुचित हो जाती है, जबकि कीड़े केवल अपने झुंड की दया पर ही पूर्णतः आधारित होते हैं। प्रोसेशनरी कैटरपिलर्स के विपरीत मानव झुंड से अलग हो सकता है। हम ऐसे व्यक्तियों की कॉपीकैटिंग करना बंद कर सकते हैं जिनका सिस्टम हमें घाटे, निर्भरता, शक और बहुत सारे लोगों को संकट में डाल देने वाला हो। या हम ऐसे लोगों की नकल क्या आप प्रोसेशनरी कैटरपिलर की भांति है तथा अपने सामने वाले कैटरपिलर की योजना का अंधा अनुकरण मानव प्रोसेशनरी कैटरपिलर बनकर 95% में जाने के लिए कर रहे हैं, जो मृत प्राय या सरकारी पेंशन पर जीवन बिताने वाले होते हैं? या वास्तविक संपत्ति की ओर ले जाने वाली प्रमाणिक योजना की नकल कर आप इस झुंड से अलग होना चाहते हैं और 5% में शामिल होना चाहते हैं? संपत्ति अर्जन के लिए सिस्टम की नकल क्यों? आप क्रम को क्यों तोड़ें और संपत्ति अर्जन करने वाले सिस्टम की नकल क्यों करें? इस प्रश्न का उत्तर एक ही शब्द में दिया जा सकता है: स्वतंत्रता। कर्जों से हमेशा के लिए मुक्ति। आप पर काम का ज्यादा बोझ डालने वाले बोझ से मुक्ति। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम काम करने से मुक्ति। कार्य करने के लिए समय का हमेशा के लिए मुक्ति। आप पर काम का ज्यादा बोझ डालने वाले बोझ से मुक्ति। अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम काम करने से मुक्ति। कार्य करने के लिए समय का निर्धारण और अपनी छुट्टियां मनमाफी गुजारने के लिए स्वतंत्रता। किसी अन्य के स्थान पर अपने सपनों को पूर्ण करने की और छोटी सी धनराशि के लिए पूर्ण समय काम करने के दबाव से मुक्ति। आपको याद होगा, आप जो कुछ चाहते हैं और जब चाहते हैं उसे करने के लिए यथोचित समय और यथोचित धन का होना ही वास्तविक संपत्ति है। वास्तविक संपत्ति फ्री शब्द को फ्री एंटरप्राइज में बदल देता है। मेरे मित्र, बिना किसी कारण, इसलिए वास्तविक संपत्ति अर्जन के लिए हमें किसी सिस्टम की कॉपीकैट करना जरूरी है। अब आपकी बारी है। आप यह कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से सफलता के लिए जरूरी सभी हुनर आप में है, क्योंकि एक ही स्थान पर चक्कर लगाने के विपरीत एक ऐसे सिस्टम की कॉपीकैटिंग प्रारंभ कर दीजिए जो आपके लिए संपत्ति का अर्जन करे। इस स्थिति से बाहर निकलने की अब आपकी बारी है तथा वास्तविक संपत्ति व पूर्ण स्वतंत्रता का अर्जन प्रारंभ करें। यह सच है कि आपको ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है जो आप अभी नहीं कर रहे हैं। आप कॉपीकैटिंग में माहिर हैं, सही है न? आपको ऐसा नहीं लगता कि अब यह समय है? अब आप अपने सपनों के साथ समझौता करने वाले सिस्टम की नकल करने के स्थान पर आप अपने सपनों को साकार करने वाले किसी सिस्टम की नकल करें। यह स्पष्ट है।
भविष्य के संबंध में आपका वास्तविक भय क्या है? वास्तविक संपत्ति का अर्जन करने वाले सिस्टम की नकल के संदर्भ में किसी प्रकार का भय नहीं है। वास्तविक भय यह है कि इस विश्व में 95% लोगों में सम्मिलित हो जाना। का अर्जन करने वाले सिस्टम की नकल के संदर्भ में किसी प्रकार का भय नहीं है। वास्तविक भय यह है कि इस विश्व में 95% लोगों में सम्मिलित हो जाना और मृत प्राय या परिवार, चर्च या सरकार पर आश्रित हो जाना। वास्तविक भय यह है कि अपने सुनहरे वर्षों में गुजारे लायक पेंशन पर रिटायर हो जाना। वास्तविक भय यह है कि जब आप स्वयं यह जानते हो कि आप कुछ कर सकते हैं, फिर भी आपको सामान्य जीवन स्तर को जीने के लिए विवश होना पड़े। वास्तविक भय यह है कि आपको अपने सपनों को छोड़ना पड़े क्योंकि आपने गलत योजना का चयन नकल करने के लिए किया जो उन्हें कभी पूरा न कर सका। मेरे मित्र, नकारात्मक विचारवादी व्यक्तियों को अपने सपने कभी चुराने नहीं देने चाहिए। नकारात्मक विचारवादी व्यक्ति प्रोसेसनरी कैटरपिलर की भांति होते हैं। वे उनके सिस्टम की कॉपी कैट करने के लिए वेतन चेक तक ही होता है और जो शायद दिशाहीन होकर केवल चक्कर ही काटता रहता है। अवसरों को कभी खोना नहीं चाहिए। वास्तविक स्थिति को अर्जन कर स्वतंत्र होने की अब आपकी बारी है, लेकिन आपको एक अलग प्लान की कॉपी कैटिंग करना होगी। हमेशा याद रखें, अवसरों को उसी वक्त पकड़ना चाहिए जब वे आपको दिए जा रहे हों, न कि जब आप सोचो कि आप उसके लिए तैयार हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं, अवसरों को कभी खोना नहीं चाहिए। कोई दूसरा उनका लाभ उठाने के लिए तैयार खड़ा रहता है। इस अवसर को अपने पास से निकलने न दें। इसे पकड़ने का मौका आपका है। आप यह कर सकते हैं। आप एक अच्छे कॉपी कैटर हैं। फ्रेंचाइजिंग के बाद उपलब्ध इस बड़ी आर्थिक गतिविधि का लाभ उठाने के लिए आप स्वयं को एक मौका दीजिए। आज नेटवर्किंग उस स्थान पर है जहां फ्रेंचाइजिंग 20 सुने करें। इससे संबंध होने के लिए इससे अच्छा समय कभी नहीं होगा। 5% में आने के लिए अब आपकी बारी है। किसी दूसरे से पहले आप इस अवसर का लाभ उठा लें। आप एक अच्छे कॉपी कैटर हैं। आपकी योग्यता इससे सफलता प्राप्त कर सकेगी। इससे अच्छा समय कभी नहीं होगा। यह आपके योग्य है। संपत्ति अर्जन की अपनी राह की कॉपी कैट करने की अब आपकी बारी है।